नंबर 10 है वेव ऑप्टिक्स। और ये चैप्टर मोस्टली जो है इसमें जो न्यूमेरिकल वाला पोर्शन था वो अभी 2025 वाला एग्ज़ाम में हटा दिया है, और अभी इसमें मोस्टली थ्योरेटिकली चैप्टर बचता है। तो आपको जो थ्योरी इसमें पढ़ रहे हैं अपन, उसमें खास ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि आप उसमें एग्ज़ाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को अच्छे से लिख पाओ। ठीक है, तो इसको वन शॉट में जल्दी से फिनिश करते हैं। देखिए, वेव ऑप्टिक्स का मतलब क्या है। ऑप्टिक्स का मतलब ये हो गया कि स्टडी ऑफ लाइट। ठीक है, लाइट की जो स्टडी होती है उसको ऑप्टिक्स बोला जाता है। और वेव मतलब लाइट के वेव नेचर को स्टडी करना, इसलिए अपन इस चैप्टर को वेव ऑप्टिक्स के रूप में स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री की जो इसकी शुरुआत हुई थी वो कब हुई थी भाई? 1637 में डेकार्ट्स करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था। कॉर्पस्कुलर का मतलब एक तरह का पार्टिकल, मतलब पार्टिकल को ही बोलते हैं कि लाइट जो है वो क्या है, पार्टिकल है। ठीक है, और वो पार्टिकल मान के उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया। उन्होंने स्नेल्स लॉ को डिराइव किया, उन्होंने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को डिराइव किया। ठीक है, और उन्होंने ये बताया कि अगर लाइट जो है वो रिफ्रैक्शन के बाद में नॉर्मल की तरफ जाती है। ठीक है, रिफ्रैक्शन कैसे होता है, जैसे कि अपना मीडियम है, ये रेयर है, ये डेंसर है। ठीक है, ये सपोज इसका नॉर्मल है, तो यहाँ से कोई रे आई और ऐसे चलेगी, मतलब ये नॉर्मल के पास आ गई। ठीक है, नॉर्मल आइडियली तो इसको ऐसे जाना चाहिए था, लेकिन ये इधर आ गई। ठीक है, इधर आ गई मतलब नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है। तो इन्होंने ये बताया कि अगर ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तो इसका मतलब ये है कि ये जो पहला मीडियम है, ये जो दूसरा मीडियम है, तो दूसरे मीडियम की जो स्पीड है वो क्या है, ज़्यादा है, अगर नॉर्मल की तरफ बेंड हो रही है तो। ये इन्होंने बताया, और इसी चीज़ को जो है वो दोनों को सपोर्ट करके इस थ्योरी को आगे आगे किसने डेवलप किया, सर आइजैक न्यूटन ने, उनकी कौन सी बुक में, ऑप्टिका में। ठीक है, फिर आगे 1678 में क्या हुआ, डच फिजिसिस्ट थे क्रिश्चियन हाइगेंस। ठीक है, तो उन्होंने उनकी थ्योरी जो बनाई, और उसमें उन्होंने बताया कि लाइट पार्टिकल नहीं है, क्या है, वेव है। पहले तो पार्टिकल माना, आइजैक न्यूटन सर ने माना, डेकार्ट्स ने माना, लेकिन इन्होंने जो है उसी टाइम में, देखो ये 1637 1678, उन्होंने उसी टाइम में बोला कि नहीं नहीं, वाई लाइट जो है वो क्या है, वेव है। और इस फेनोमिना वेव को लेते हुए उन्होंने क्या क्या एक्सप्लेन किया, रिफ्लेक्शन एक्सप्लेन किया और रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन किया, जिसको अपने चैप्टर में जानेंगे किस तरीके से एक्सप्लेन किया, पूरा डेरिवेशन जानेंगे। इसका क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट बोर्ड्स में आता रहता है, हर बार आता है कि हाइगेंस थ्योरी से रिफ्लेक्शन को एक्सप्लेन करो। ठीक है, वेव मानते हुए। उसके बाद एक जो चीज़, ये तो चीज़ दोनों में कॉमन है, दोनों ने एक्सप्लेन कर दी। एक जो चीज़ उन्होंने अलग बोली वो क्या बोली कि अगर रिफ्रैक्शन के बाद लाइट जो है वो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। ठीक है, सेम केस, नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, तो इन्होंने बोला कि जो सेकेंड जो मीडियम होगा, उस मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होगी, कम होगी पहले की तुलना में। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला, पहले वाले ने बोला, डेकार्ट्स ने बोला था कि V2 सेकेंड मीडियम में जो वो स्पीड ज़्यादा होगी, V2 विल बी ग्रेटर देन V1। लेकिन इन्होंने क्या बोला कि भाई जो V1 है वो ग्रेटर होगी V2 से। V2 मतलब सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड इन मीडियम 2। तो मीडियम 2 में क्या हो रहा है, नॉर्मल की तरफ बेंड हो रहा है, तो वहाँ पे स्पीड कम होनी चाहिए। इसका मतलब कि सिंपल सा बोला जाए तो डेंसर मीडियम में स्पीड कम होगी और रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होगी। ऐसा किसने बोला, हाइगेंस ने बोला। ठीक है, उसके बाद में 1850 में, बहुत 200 साल समझ लो, उसके बाद में कौन आए, फोकल्ट्स आए। ठीक है, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट से क्या पता लगा कि स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज़ लेस देन स्पीड इन एयर। ठीक है, बोला कि लाइट की जो स्पीड है वो वाटर में कम होती है और एयर में ज़्यादा होती है। तो कंफर्म द प्रेडिक्शन ऑफ वेव मॉडल, तो उन्होंने क्या कंफर्म कर दिया भाई, अपना वेव मॉडल था हाइगेंस साहब का, उस मॉडल को उन्होंने क्या कर दिया, कंफर्म कर दिया। ठीक है, कैसे कंफर्म कर दिया, क्योंकि वेव मॉडल ने क्या बोला था, हाइगेंस साहब ने बोला था कि जो डेंसर मीडियम है, मतलब सेकेंड मीडियम है, जो डेंसर मीडियम है जहाँ पे लाइट नॉर्मल के क्लोज आएगी, उसमें स्पीड जो है वो कम होगी। तो डेंसर मीडियम कौन सा है, वाटर, एयर से ज़्यादा डेंस है, तो इसमें क्या होगा, स्पीड कम होगी और एयर में स्पीड ज़्यादा होगी। ये इन्होंने प्रूव कर लिया। तो मतलब ये थ्योरी जो सही साबित होगी, और इसमें जो है वो ये गलत साबित हो गया डेकार्ट्स और न्यूटन साहब का थ्योरी। लेकिन फिर भी उस टाइम तक क्या था कि जो उनकी थ्योरी थी, ये कॉर्पस्कुलर थ्योरी, वो द वेव थ्योरी वॉज नॉट एक्सेप्टेड ड्यू टू न्यूटन्स अथॉरिटी। जो वेव थ्योरी थी उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया क्योंकि न्यूटन साहब ने बोल दिया, मतलब सच हो गया। वो वाली चीज़ थी, क्योंकि न्यूटन को बहुत बड़ा नाम था, इसलिए उनकी बातों को सब मान लिया करते थे। सो न्यूटन साहब की अथॉरिटी के कारण उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। इट वॉज बिलीव दैट वेव रिक्वायर्ड, और ये सब माना गया। पहला तो ये चीज़ था। दूसरा ये माना गया कि भाई उस टाइम जो वेव चलती है, वेव को चलने के लिए क्या चाहिए, मीडियम चाहिए। ठीक है, जैसे अपन बोल रहे हैं तो क्या हवा की वजह से बोल रहे हैं। अगर हवा नहीं है, वैक्यूम में, तो अपन बोलेंगे तो अपनी आवाज़ सुनाई नहीं देगी, क्योंकि एयर नहीं है ना वहाँ पे। तो जो जैसे लाइट वेव हो गया, या आपका जो भी है साउंड वेव हो गया, मैटर वेव हो गया, तो उसको चलने के लिए कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है। लेकिन अपन देखते हैं कि जो सूरज की किरणें हैं वो
पूरे स्पेस से होके अपने पास अर्थ पे पहुंचती है, लेकिन यहाँ पे बीच में क्या है, वैक्यूम है, पूरा स्पेस में वैक्यूम है। तो वैक्यूम से चल के आती है, इसका मतलब लाइट तो वेव नहीं हो सकती, ठीक है, क्योंकि वेव को तो क्या चाहिए, मीडियम चाहिए, लेकिन वैक्यूम में मीडियम होता है क्या, नहीं होता। सो उन्होंने बोला कि वेव को चाहिए मीडियम, वेव रिक्वायर मीडियम टू ट्रैवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर, वेयर एज वी सी दैट लाइट ट्रैवल थ्रू वैक्यूम सनलाइट, सो लाइट कैन नॉट बी अ वेव। तो ये इन्होंने मतलब दो उनकी चीज़ थी, एक तो न्यूटन के हिसाब से और एक इन्होंने इसके हिसाब से। उसके बाद में आपका आया थॉमस यंग्स का डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट किया था, कब किया था, 1801 में, एंड इट वाज फाइनली फर्मली इस्टेब्लिश दैट लाइट इज़ इंडीड अ वेव फिनोमिना। तो उन्होंने इससे क्या प्रूव कर दिया कि ये क्या एक वेव है, ठीक है। सो फिर इन्होंने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का जो डेफिनेशन दिया वो ये था, किसने, हाइगेंस ने, क्या बोला कि ये ऐसी ब्रांच है ऑप्टिक्स की जिसमें वेवलेंथ को जो है उसकी फाइनाइटनेस को हमेशा दे नेग्लेक्ट द फाइनाइटनेस ऑफ द वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ कैसी होती है, इस तरीके की दिखती है वेवलेंथ, ठीक है, तो इस पूरी लेंथ को वेवलेंथ बोला जाता है। अब इसकी फाइनाइटनेस को नेग्लेक्ट करना, मतलब इसको इनफाइनाइट मान लिया जाए, ठीक है, तो वो एक तरीके का वेव का नेचर नहीं है। सो वो कैसा नेचर हो गया, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, इसमें अपन पार्टिकल नेचर में एक तरीके को पढ़ते हैं, वेव नेचर नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। और जो रे है, रे को कैसे डिफाइन किया वेव की भाषा में, रे इज डिफाइंड एज पाथ ऑफ एनर्जी प्रोपोगेशन इन द लिमिट ऑफ वेवलेंथ टेंडिंग टू जीरो। तो वेवलेंथ टेंडिंग टू जीरो मतलब इतनी छोटी वेवलेंथ है, बहुत छोटे 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 जो वेवलेंथ है, और उसमें जो है वो एनर्जी प्रोपोगेट कर रही है, ठीक है। ऐसा किसका मानना था, हाइगेंस साहब का, ठीक है। नाउ पहला तो ये न्यूटन का अथॉरिटी था, वो तो भाई इन्होंने बहुत सब ने प्रूव कर दिया, लेकिन इन्होंने एक चीज़ और बोली थी कि लाइट जो है वो चलने के लिए उसको मीडियम चाहिए, तो सही बात थी, लेकिन इस चीज़ को किसने प्रूव किया, मैक्सवेल ने। वेव रिक्वायर मीडियम फॉर इट्स प्रोपोगेशन, हाउ कुड लाइट वेव प्रोपोगेट थ्रू वैक्यूम, वैक्यूम के थ्रू कैसे चल सकती है लाइट वेव, तो इस चीज़ को किसने एक्सप्लेन किया, मैक्सवेल फेमस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी ने। उन्होंने क्या बोला, देखो उन्होंने क्या बोला, ये सब इंट्रो है, ज़्यादा जो जोर देने की जरूरत नहीं, लेकिन ठीक है एक बार पढ़ लेते हैं, कहीं एग्जाम में आ जाए तो, है ना। सो फ्रॉम द वेव इक्वेशन, उन्होंने वेव इक्वेशन डिराइव की थी, मैक्सवेल कुड कैलकुलेट द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन फ्री स्पेस। उन्होंने वेव इक्वेशन से क्या किया, जो वैक्यूम था, फ्री स्पेस मतलब वैक्यूम, वैक्यूम में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कैलकुलेट किया, एंड उन्होंने देखा कि ये किसके क्लोज है, स्पीड ऑफ द लाइट के, ठीक है। सो मतलब लाइट भी क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, एंड वो भी वैक्यूम से पास कर रही है, तो ये सपोज लाइट है और ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो उन्होंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का स्पीड कैलकुलेट किया और ये इसके इक्वल आ गया। इसका मतलब क्या है, लाइट एक क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ठीक है। सो फाइनली मतलब वेव प्रूफ हो गया, और इसको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होगी। उन्होंने आगे क्या बताया, दस अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल लाइट वेव आर एसोसिएटेड विथ चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। एक इसके साथ एसोसिएटेड रहती है, चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, और मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है, और इस तरीके से एक दूसरे को पुश करते हैं और हमारी वेव चलती रहती है। चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस टाइम एंड स्पेस वेयरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या बनता है, मैग्नेटिक फील्ड, एंड चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड क्या प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। द चेंजिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड रिजल्ट इन प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इवन इन वैक्यूम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो चेंज है, इसके कारण वैक्यूम में भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव चलती रहती है, ठीक है। तो यहाँ तक कंफर्टेबल है। अब हाइगेंस साहब ने किस तरीके से वेव से प्रूव किया, उसके बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि अपना इस चैप्टर का मेन फोकस पॉइंट है, ठीक है। देखो, तो उससे पहले कुछ कुछ जो बेसिक डेफिनेशन है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे एक बढ़िया सा फोटो है, वो देखो, ये पानी में अगर आप पत्थर मारो तो इस तरीके से रिपल्स बनते हैं, इसको रिपल्स बोला जाता है। ये रिंग है ना, इस रिंग को क्या बोला जाता है, रिपल्स बोला जाता है। और इन्हीं रिपल्स को हाइगेंस ने टेक्निकल टर्म में क्या बोलेगा, वेव फ्रंट, क्या बोलेगा इसको, वेव फ्रंट, ठीक है। अब ये वेव फ्रंट क्या होते हैं, देखो वेव फ्रंट मतलब ये हो गया कि जहाँ जहाँ पे पानी ऊपर ऊपर है, जैसे इस वेव में पानी क्या है, ऊपर ऊपर है, इसका मतलब क्या है, सारे पार्टिकल ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन उसके जो अगली वाली वेव है उसमें क्या है, सारे पार्टिकल नीचे हैं, ठीक है। तो ये मैं मान सकता हूँ कि एक वेव फ्रंट में क्या होता है, सारे पार्टिकल जो है वो उनका एम्पलीट्यूड बोला जाए, या फिर उनका जो फेज है, या फिर उनके सिंक में है सारे सारे, मतलब जैसे कैसा होता है, आप लोग को बोला जाए कि अगर सारे हाथ ऊपर करो, सबने ऊपर कर दिया, मतलब वो सिंक में, कोई नीचे हाथ करने वाला नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे सारे पार्टिकल ऊपर है, कोई नीचे नहीं है। अब फिर बोला जाए कि सारे हाथ नीचे करो, तो फिर ये वाली लाइन आ जाएगी, मतलब कि सारे सिंक में है, समझ रहे हो। सिंक मतलब इन फेज, सिंक मतलब सारे सिंक्रोनाइज है, जिसको एक फेज बोला जा सकता है, सिंक बराबर फेज हो गया मतलब, ठीक है। तो एक फेज में, ठीक है। तो देखो वेव फ्रंट क्या होता है, सेट ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, जैसे आप
स्टूडेंट खड़े हो, एक लाइन में खड़े हो, मैं बोलूँ कि सारे हाथ उठाओ, तो सारे हाथ उठाओ तो मतलब एक साथ उठाओगे और एक साथ के उठे रहेंगे, मतलब क्या है वो, आप लोग सिंक में हो। ऐसा नहीं कि दो चार के नीचे है तो फिर वो सिंक में नहीं हुए, ठीक है। सो दे आर सेट ऑफ पार्टिकल, मतलब सेट ऑफ स्टूडेंट समझ लो आप, इन सिंक ऑफ फेज वाटर रिपल्स ऑफ रिंग शेप, ठीक है। इससे आपको समझा जा सकता है वेव फ्रंट को, ठीक है। तो वेव फ्रंट क्या है, सेट ऑफ पार्टिकल इन फेज, ठीक है। और क्या है, और वेव फ्रंट देखो क्या है, देखो समझ में है ना। नाउ अ लोकस ऑफ पॉइंट, लोकस मतलब लोकेशन समझ लो, लोकेशन ऑफ पॉइंट, ऐसे लोकेशन, ऐसे पॉइंट की लोकेशन विच ऑसिलेट इन फेज, बस खत्म हो गया। ऐसे पॉइंट जो एक फेज में ऑसिलेट करते हो, मतलब सिंक में हो, सारे ऊपर तो सारे ऊपर, सारे नीचे तो सारे नीचे, एक साथ सिंक में हो, ठीक है। सो इनको बोला जाता है आपका वेव फ्रंट, इन सिंक विथ ईच अदर। दस वेव फ्रंट इज डिफाइंड एज अ सरफेस ऑफ कांस्टेंट फेज या सेम फेज, ठीक है, या एक ही फेज है उसमें, ठीक है। तो इसको बोला जाता है वेव फ्रंट। कुछ नहीं, ये जो रिपल समझ रहे हो ना, इसको आप वेव फ्रंट मान लो एक, ठीक है। बाकी आगे आगे समझते हैं अपन, ठीक है। सिंक में होना चाहिए, ऐसे नहीं। अब सपोज ये जो वेव है अगर सिंक में नहीं होती तो क्या होता, कहीं पे यहाँ पे पानी ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर 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 फिर नीचे, फिर ऊपर 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 नीचे, ठीक है, इस तरह कुछ होता। लेकिन सारे ऊपर है, सारे ऊपर, तो इसलिए पूरा एकदम इस तरीके से हो गया। ये देखो इस तरीके से आप शेप को इमेजिन कर सकते हो। तो सारे सिंक में हैं, सारे एक साथ हाथ उठा रहे हैं, सारे एक साथ हाथ उठा रहे हैं, मतलब सब एक साथ ऊपर आ रहे हैं, ठीक है। सो इसको बोला जाता है वेव फ्रंट, मतलब पार्टिकल, सेट ऑफ पार्टिकल इन फेज, या सेट ऑफ पार्टिकल इन सेम फेज, या सेट ऑफ पार्टिकल इन सिंक। नाउ स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, द स्पीड विथ विच द वेव फ्रंट मूव आउटवर्ड। अब ये वेव फ्रंट है, अब जिस तरीके से ये आगे बढ़ेगा, ऐसा होता है ना, रिपल ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं, तो जिस गति से ये आगे बढ़ेगा उसको बोला जाता है स्पीड ऑफ वेव, ठीक है। तो वेव फ्रंट हो गया, वेव फ्रंट हो गया, वेव फ्रंट हो गया, W1 W2 W3, ठीक है। द वेव फ्रंट मूव्स आउटवर्ड फ्रॉम द सोर्स, ये बीच में सोर्स है जहाँ पत्थर मारा अपन ने। सो द एनर्जी ऑफ वेव ट्रैवल्स इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द वेव फ्रंट। एनर्जी हमेशा क्या करती है, जैसे ये वेव फ्रंट है तो एनर्जी हमेशा परपेंडिकुलर, यहाँ पे ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री, ठीक है। सो वेव किधर बढ़ रही है, इधर आगे की तरफ बढ़ रही है। सो वेव जो है वो, उसका प्रोपोगेशन है हमेशा वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको काम आएगी। पॉइंट सोर्स क्या होता है, पॉइंट सोर्स ऐसा होता है कि लोकस ऑफ पॉइंट्स विथ सेम एम्पलीट्यूड एंड वाइब्रेट इन सेम फेज विल बी स्फेरिकल, ठीक है। अगर कोई पॉइंट सोर्स है, जैसे यही पॉइंट सोर्स है, तो इसमें जो बनेगा आपका वेव फ्रंट वो स्फेरिकल बनेगा, ठीक है, ठीक है, स्फेरिकल बनेगा। और उस स्फेरिकल में जो जो पार्टिकल होंगे वो सेम फेज में वाइब्रेट करेंगे, उनका एम्पलीट्यूड क्या होगा, सेम होगा। एम्पलीट्यूड मतलब कितने ज़्यादा हाथ उठा रहे हो यार, जो वेव बन रहा है उसकी कितनी ऊंचाई होगी, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड होता है वो, जैसे आपकी ये वेव होती है ना, आपने वेव पढ़ा होगा, तो इस चीज़ को एम्पलीट्यूड बोला जाता है, उसकी हाइट जो होती है, ये चीज़ उसका एम्पलीट्यूड होता है, ठीक है। So with same amplitude and vibrate in same phase will be spherical, ठीक है। कैसा शेप होता है उनका, स्फेरिकल, यानी इनको क्या बोला जाता है, स्फेरिकल वेव भी बोला जा सकता है। तो इसमें वेव फ्रंट आपको पूछा जाए कि पॉइंट सोर्स में जो है वो वेव फ्रंट कैसी होती है, आप बोलोगे स्फेरिकल, ठीक है। ये देखो दिया हुआ है इसमें। फिर आप देखोगे कि अगर ये सर्कल बहुत बड़ा हो जाता है, तो मैं थोड़ा सा एरिया देखता हूँ यहाँ पे, सपोज ये एरिया देखता हूँ, तो ये मेरे को कैसा दिखेगा, एक प्लेन दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पे वेव फ्रंट कैसे आएगी, प्लेन वेव फ्रंट है। ये स्फेरिकल है, ये प्लेन है, मतलब एट अ लार्ज डिस्टेंस स्मॉल पोर्शन ऑफ स्फेयर कैन बी कंसिडर्ड एज प्लेन एंड हैंस प्लेन वेव, ठीक है। तो ये जैसे होगी, क्या होगी, प्लेन वेव होगी, ठीक है। सो आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है, ठीक है, या फिर अगर वेव फ्रंट दिया हुआ है और आपको इंसिडेंट रेज ड्रॉ करनी है, ठीक है। सपोज आपको बोलता है कि भाई आपके जो वेव फ्रंट है वो इस तरीके के कुछ ऐसे ऐसे वेव फ्रंट है, और इधर की तरफ आपको जाना है, मतलब इधर की तरफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव है, तो आपको वेव फ्रंट ड्रॉ करनी है। तो आपको पता है कि वेव फ्रंट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट, इंसिडेंट रे, ठीक है। वेव फ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे कैसे करोगे, ऐसे परपेंडिकुलर, ऐसे 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 ऐसे, हमेशा आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर, हमेशा परपेंडिकुलर, ठीक है। सो इस तरीके से आप इंसिडेंट रे जो है वो ड्रॉ कर सकते हो। दूसरा आपके पास एग्जांपल आ सकता है कि जैसे इंसिडेंट रे, सपोज अपना वो होता है ना एक मिरर, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल आएगा, ये जैसे ये रहा जैसे एग्जांपल, ठीक है। तो जैसे ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है, क्या है, कॉनकेव मिरर है ना। तो ये कॉनकेव मिरर, तो इसमें क्या होता है, ऐसे इंसिडेंट रे आती है और टकरा के ऐसे जाती है, ऐसे यहाँ फोकस पे जाती है, ठीक है। तो आपको बोला जाए कि इसका वो ड्रॉ करो, क्या ड्रॉ करो, ये वेव फ्रंट। तो कैसे ड्रॉ करोगे, तो इसके हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए इसके, और इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप करोगे तो इस तरीके को जाना चाहिए, ताकि आपका जो है वो हमेशा जो रेज है वो क्या होनी चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो इसने ड्रॉ किया हुआ है डॉटेड वाला,
ये जो डॉटेड वाला है वो क्या है, हमेशा इसके जैसे इस तरीके से आएगा, ऐसे आएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, तो यहाँ पे हमेशा परपेंडिकुलर आएगा, ऐसे आएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, परपेंडिकुलर आएगा। ठीक है, तो हमेशा वेव फ्रंट क्या होता है, इंसिडेंट रे के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, नाउ ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ध्यान रखना। हाँ, अब हम देखते हैं कि हाइगेंस के प्रिंसिपल क्या बोलता है। बेसिक अपन ने समझ लिया वेव फ्रंट वगैरह। अब हम देखते हैं कि भाई हमारा किस तरीके से जो है वो लाइट आगे बढ़ती है। ठीक है, सो देखो इनका हाइगेंस साहब का कहना ये था कि सपोज़ ये ओ कोई पॉइंट सोर्स है। ठीक है, इसकी वजह से सपोज़ ये मेरा पहला रिपल बना। ठीक है, सपोज़ ये मेरा पहला रिपल बना जो कि ऑलरेडी ड्रॉन है, वापस ड्रॉ करने से मतलब नहीं है। देखो इसको बोला गया F1 F2। ठीक है, देखो ये D1 D2 मेरा मतलब ठीक है पहले वाला है, जो फर्स्ट है वो क्या है F1 F2। ठीक है, वो मेरा पहला वेव फ्रंट है। अब क्या होगा, हर वेव फ्रंट पे एक पॉइंट सोर्स होगा, हर वेव फ्रंट पे क्या होगा, एक पॉइंट सोर्स होगा, और उसकी वजह से क्या होगा, हर पॉइंट की वजह से एक क्या होगा, वेव फ्रंट बनेगा इसका खुद का। ये वेव फ्रंट बना, ये वेव फ्रंट बना, और इस वेव फ्रंट का जो टेंजेंट होगा, ठीक है, इस वेव फ्रंट का जो टेंजेंट होगा वो टेंजेंट आपका एक नया वेव फ्रंट बनाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से G1 G2 का निर्माण होगा। समझ रहे हो, जैसे क्या होगा, जैसे ये पॉइंट सोर्स है, इसकी वजह से सपोज ये मेरा पहला वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये जो वेव फ्रंट होगा ये मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट का सोर्स की तरह काम करेगा। ठीक है, तो जैसे इसकी तरफ से ये वेव फ्रंट बन गया, इसकी वजह से ये वेव फ्रंट बन गया, इसकी वजह से ये वेव फ्रंट बन गया, इसकी वजह से ये वेव फ्रंट बन गया, तो इनके सबके मैं टेंजेंट लूँगा ना। सो दिस इज माई सेकेंडरी वेव फ्रंट। ठीक है, ये मेरा क्या है, सेकेंडरी वेव फ्रंट। इसी तरीके से वापस यहाँ पे ये पॉइंट बनेंगे, फिर वापस वेव फ्रंट ड्रॉ करूँगा, फिर इसका टेंजेंट आएगा, ये मेरा टर्सरी आ गया। ठीक है, सो इस तरीके से जो है वो वेव आगे बढ़ती है। ठीक है, जैसे पानी का रिपल होता है ना, तो वो रिपल कैसे आगे बढ़ता है, वो इस तरीके से आगे बढ़ता है। इसलिए उन्होंने बताया ये स्फेरिकल वेव है। अपन वेव जनरली ऐसे इमेजिन करते हैं, लेकिन ये स्फेरिकल वेव है, इसको क्या बोलते हैं, स्फेरिकल वेव। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। सो ये हाइगेंस आपका प्रिंसिपल था। तो देखो ध्यान से पढ़ते हैं इसका प्रिंसिपल, बहुत बार एग्जाम में हर बार लगभग आता है, आपको अच्छे से इसका थ्योरी और आंसर आना चाहिए और पूरा प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए। देखो क्या बोलता है कि ईच पॉइंट ऑफ वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। सेकेंडरी डिस्टर्बेंस मतलब जो सेकेंड वेव बनानी है, रिपल बनानी है, उसका सोर्स होगा। कौन सोर्स होगा, ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट। तो मैंने जैसे पहले ही बता दिया, देखो मैं दूसरे कलर से अगर लूँ तो ये जो ये पॉइंट है, ठीक है, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट इज द डिस्टर्बेंस, वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ डिस्टर्बेंस, सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो ये सेकेंडरी मतलब वेव फ्रंट का एक सोर्स है। द वेवलेट्स मतलब जो रिपल है, इमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स, मतलब ये जो वेवलेट बन रही है, ठीक है, ये वेवलेट बन रही है, वेवलेट मतलब रिपल, इमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, ये हर डायरेक्शन में बनती है, किससे, स्पीड ऑफ वेव से। These wavelets emanating from the wave front are usually referred as secondary wavelets। ठीक है, इनको क्या बोला जाता है, secondary wavelets बोला जाता है। And if we draw a common tangent to all these spheres, तो अगर मैं इनका एक common tangent बनाता हूँ इस तरीके से, so we obtain a new position of wave front at the later time। तो इस तरीके से जो मतलब एक रिपल से दूसरा रिपल कैसे बनता है, इस चीज़ को हाइगेन ने एक्सप्लेन किया। कैसे एक्सप्लेन किया, पहले बोला कि ईच पॉइंट ऑफ द वेव फ्रंट इज द सोर्स ऑफ सेकेंडरी डिस्टर्बेंस। तो वेव फ्रंट के ऊपर जो पॉइंट है, ईच पॉइंट, वो क्या है, सेकेंडरी जो बनेगा मेरा डिस्टर्बेंस, उसका सोर्स है। ठीक है, फिर क्या होगा, वेवलेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स। तो इस पॉइंट से जो रिपल बन रही है, इस पॉइंट से जो रिपल बन रही है, वेवलेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम दीज पॉइंट्स स्प्रेड आउट इन ऑल डायरेक्शन विथ स्पीड ऑफ वेव। ठीक है, सब डायरेक्शन में स्फेरिकल है तो सब डायरेक्शन में चलेगी, और कौन सी स्पीड से चलेगी, स्पीड ऑफ वेव की, स्पीड ऑफ वेव से चलेगी। दीज वेवलेट्स इमिनेटिंग फ्रॉम वेव फ्रंट आर यूजुअली रेफर्ड एज सेकेंडरी वेवलेट्स। इनको क्या बोला जाता है, सेकेंडरी वेवलेट्स। ठीक है, इनको सेकेंडरी वेवलेट्स का मतलब होता है रिपल, सिंपल। ठीक है, मैंने ये लिखा भी है, देखो सेकेंडरी वेवलेट्स। इफ वी ड्रॉ कॉमन टेंजेंट टू ऑल दीज स्फीयर्स वी ऑब्टेन अ न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट एट लेटर टाइम। अगर मैं इनका टेंजेंट बनाता हूँ तो मेरे को जो है वो न्यू क्या बनता है, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, ये मेरी न्यू वेव फ्रंट बन जाती है। ठीक है, ये हाइगेंस आपका कहना था, ये मैंने आपको दो बार एक्सप्लेन कर दिया, इसको आप बहुत ध्यान से करें। ठीक है, सो ये चीज़ है। नाउ आगे,
सो द अबव मॉडल हैज़ वन शॉर्ट कमिंग। अब इसकी एक शॉर्ट कमिंग है। इसकी शॉर्ट कमिंग क्या है, इन्होंने एक चीज़ तो बता दी, क्या बता दी कि भाई आपने ये आपकी पहली रिपल थी उससे आपकी दूसरी रिपल बनेगी। व्हाट अबाउट दिस, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट खींचूंगा तो उसका क्या, यहाँ पे भी तो टेंजेंट आएगी, मतलब बैकवर्ड में। तो उन्होंने एक चीज़ ऐसे बताई कि जो वेव ट्रैवल करती है वो हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है, इसलिए इसका जो फॉरवर्ड सर्कल है, फॉरवर्ड जो टेंजेंट है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जो बैकवर्ड टेंजेंट है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा, इसलिए इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन इसको ज़्यादा मतलब ऑथेंटिकेट नहीं माना गया। ठीक है, मतलब इसका जो ड्रॉबैक है वो क्या है, आपको पूछा जा सकता है व्हाट इज द ड्रॉबैक ऑफ हाइजेंस प्रिंसिपल। तो बोलना कि जो टेंजेंट एट द इनसाइड इनसाइड द स्फीयर, मतलब स्फीयर के जो इंटरनल टेंजेंट है, ठीक है, इंटरनल कॉर्नर वाली, तो उसको वो एक्सप्लेन नहीं कर पाए। द वी हैव अ बैक वेव, देखो बैक वेव बोला गया इसको, विच इज़ शोन इन D1 D2। देखो यहाँ पे ये D1 D2 क्या है, बैक वेव है। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इसको क्या बोला जाएगा, D1 D2। वी हैव अ बैक वेव विच इज शोन D1 D2। हाइगेंस आर्ग्यूड दैट एम्पलीट्यूड ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स इज मैक्सिमम एट फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, मैक्सिमम फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, एंड जीरो इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जीरो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा। बाय मेकिंग दिस अडॉग अजम्पशन हाइगेंस कुड एक्सप्लेन द एब्सेंस ऑफ बैक वेव। बोला कि जीरो एम्पलीट्यूड है तो बैक वेव का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है या कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। हाउएवर दिस अजम्पशन इज नॉट सेटिस्फैक्ट्री एंड द एब्सेंस ऑफ द बैक वेव इज रियली जस्टिफाइड फ्रॉम मोर रिगरस वेव थ्योरी। बाद में इसको वेव थ्योरी से अलग से जस्टिफाई किया गया, लेकिन ये जो इसका कहना था वो सही नहीं था, इसलिए इसको हाइगेंस का शॉर्ट कमिंग बोला जाता है। ठीक है, आप समझ गए ना भाई। सर आप स्फीयर बनाओगे तो बोल रहे हो कि टेंजेंट आप इधर ड्रॉ करो, क्यों भाई इधर ड्रॉ क्यों नहीं कर सकते, तो अब बैक वेव, इसको बोला गया बैक वेव, इसको बोला गया फॉरवर्ड वेव। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि एनर्जी हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ट्रैवल करती है वेव की एनर्जी, इसलिए इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और इसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसलिए इसको नेग्लेक्ट किया गया, समझ लो। ठीक है, तो ये इसकी शॉर्ट कमिंग थी, इसको ठीक से ये बता नहीं पाया। इसके बाद क्या है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द स्पेरिकल वेव फ्रंट। ये तो मैंने बताया था, स्पेरिकल वेव फ्रंट है तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, वेव की प्रोपोगेशन की हमेशा इसके परपेंडिकुलर होगी। ऐसे ही तो वेव जाएगी, तो इसकी जो डायरेक्शन हमेशा क्या है, परपेंडिकुलर है वेवलेट से। ठीक है, सो ये देखो यहाँ पे भी एक तरीके से है ये मेरा वेव फ्रंट है, ये वेव फ्रंट से मेरा ये सोर्स पॉइंट हो गए। ठीक है, इस सोर्स पॉइंट से ये मेरे सेकेंडरी वेवलेट्स हो गए, और ये सेकेंडरी वेवलेट्स का अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरा टेंजेंट क्या होता है, न्यू पोजीशन ऑफ वेव फ्रंट, न्यू वेव फ्रंट। एक तरीके से ये पहला वेव फ्रंट है, ये दूसरा वेव फ्रंट बन गया। ठीक है, लेकिन इसका ड्रॉबैक क्या आया अभी भी सामने, कि अगर इधर टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो इधर भी टेंजेंट ड्रॉ करो, और यहाँ पे भी कुछ ना कुछ होना चाहिए। लेकिन इसने ऐसा बोला कि वेव जो है वो इधर की तरफ ट्रैवल कर रहा है, तो जो फॉरवर्ड वेव है, ठीक है, जो फॉरवर्ड वेव फ्रंट बना है उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, मैक्सिमम होगा, और जो बैकवर्ड वेव है तो उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा, जीरो होगा। इसलिए इसको नेगलेक्ट किया जा सकता है, लेकिन इसको एक्सेप्ट नहीं किया गया सब लोगों के द्वारा। ठीक है, तो इसी तरीके से ये भी है, ये ड्रॉ करने के लिए आ सकता है। ठीक है, अब भाई इसने क्या, इसको क्या करना है, एक्सप्लेन करना है रिफ्रैक्शन एंड रिफ्लेक्शन। ठीक है, किसको एक्सप्लेन करना है, हाइगेंस। आपको ये एग्जाम में बहुत बार आ गया, मैंने तो हर साल लगभग देखा है कि एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन विद द हाइगेंस प्रिंसिपल फ्रॉम रेयरर टू डेंसर मीडियम। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो डायग्राम समझ लो। रिफ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि वहीं बेंडिंग ऑफ लाइट, मतलब यहाँ से आएगा, और सपोज ये रेयरर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, और ये नॉर्मल है, तो इसको जाना ऐसे चाहिए था आइडियली, लेकिन ये थोड़ा सा बेंड हो जाएगा, जैसे बेंडिंग ऑफ पेंसिल वगैरह होता है। ठीक है, सो यहाँ पे देखो यही हुआ है, ये इंसिडेंट लाइट है, ये बहुत सारी ऐसी ऐसी इसमें लाइट आ रही होगी। ठीक है, सो इसका अगर वेव फ्रंट ड्रॉ किया जाए तो इसके परपेंडिकुलर होगा, तो ये इसका वेव फ्रंट है। ठीक है, वेव फ्रंट कौन से कलर से बता रहा हूँ, लाल कलर से। ये देखो ये इसका वेव फ्रंट है, हमेशा परपेंडिकुलर होना चाहिए ना इंसिडेंट रे के। सो ये इसका वेव फ्रंट है। नाउ जब ये इसका नॉर्मल हो गया और ये मेरा सरफेस हो गया, मतलब ये समझ लो हवा है, एयर, और ये वाटर है, तो ये रेयर मीडियम हो गया, ये डेंसर मीडियम हो गया। ठीक है, सो यहाँ से जब इसमें आ रहा है तो क्या हो रहा है, जाना इसको ऐसे चाहिए था, लेकिन ये थोड़ा सा ऐसे अंदर की तरफ मुड़ गया, अंदर की तरफ मुड़ गया मतलब टुवर्ड्स द नॉर्मल मुड़ गया। तो अभी कैसे मैं इसको प्रूव करूँगा, विद द हेल्प ऑफ हाइगेंस प्रिंसिपल। ठीक है, सो देखो समझ गए आप। इसमें जो अजम्पशन है वो ये है, इसमें जो अजम्पशन है वो ये है कि वेव यहाँ पे आ गई, तो उस टाइम ये वाली वेव कहाँ थी, यहाँ पे थी, तो जितना टाइम उसको यहाँ से यहाँ आने में लगेगा, ठीक है, उतने टाइम सपोज टी टाइम में, ठीक है, और मीडियम वन में उसकी स्पीड कितनी है, v1 है, सो यहाँ से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, टॉ टाइम लगेगा, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, v = d/t,
सो डिस्टेंस कितनी होगी v इंटू टी, सो v इंटू टी इसकी क्या होगी डिस्टेंस। नाउ उसने टॉ टाइम में, सपोज इसमें कितनी स्पीड है v2 है, तो v2 स्पीड से टॉ टाइम में कितना डिस्टेंस तय करेगा v2 इंटू टॉ, तो यहाँ पे डिस्टेंस तय करेगा, मतलब कोई यहाँ पे पहुँच चुका होगा, ठीक है, इस टॉ टाइम में। तो जब पार्टिकल इसका यहाँ पहुँच चुका है, इसका यहाँ पहुँच चुका है, और ये जो दो वेव है दोनों क्या है सिंक में है, दोनों इन फेज है। सो जब दोनों इन फेज है तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों जो है वो यहाँ पे इसका जो वेव फ्रंट होगा वो मतलब यहाँ पे आएगा, ठीक है। सो ये जो है वो इसका क्या होगा नया वेव फ्रंट होगा, ठीक है। देखो यहाँ पे इसका दिया हुआ एक्सप्लेनेशन कि फ्रॉम अबव क्वेश्चन वी गेट, एक मिनट सेकेंड दिस इज साइड, हाँ ये देखो यहाँ दिया हुआ है ए बी इज द इंसिडेंट लाइट, आई इज द एंगल, मीडियम वन प्लेन अंडरगोज रिफ्रैक्शन शी रिप्रेजेंट रिफ्लेक्टेड लाइट, द फिगर कॉरेस्पॉन्ड इज दिस बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, ठीक है। देखो नाउ ये रहा, चलो अपन उससे करते हैं ना, ये रहा, बिकॉज इफ द क्रस्ट ऑफ बी हैज़ रीच्ड सी इन टाइम टॉ देन क्रस्ट ऑफ ए शुड हैव रीच्ड ई इन टाइम टॉ, ठीक है। ए जो है ये रहा अपना ए, अगर ए का जो है वो ई तक पहुंच गया है, क्रेस्ट मतलब जो वेव का ऊपर वाला पार्ट होता है, तब बी का जो यहाँ तक पहुंच जाएगा, ठीक है। सो इनका जो मतलब ये जो वेव फ्रंट आएगा वो वेव फ्रंट क्या होगा, मतलब वेव फ्रंट का मतलब हो गया कि इन दोनों का जो है इन फेज में, यही तो हो गया वेव फ्रंट में अपन क्या जाना था, वेव फ्रंट मतलब रिपल, तो मतलब सारे पार्टिकल क्या इन फेज होंगे, तो इन फेज कब होंगे जब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस पे आएंगे, ठीक है। तो मतलब सेम टाइम में कितने डिस्टेंस पे आएंगे, तो उन डिस्टेंस को हमने कैलकुलेट कर लिया, उनको फेज में डाल दिया। सो ये जो होगा वो इसका क्या होगा नया वेव फ्रंट हो गया, ठीक है। नाउ देखिए अब आराम से देखिए और ठीक है। सो ये इसका डिस्टेंस v1 इंटू टॉ आ गया, और डिस्टेंस v2 इंटू टॉ आ गया, और ये एंगल इंसिडेंट है, ठीक है, आई है। सो ये एंगल 90 है, तो ये एंगल कितना हो गया 90 माइनस आई, अगेन ये वाला एंगल कितना है 90, सो ये वाला एंगल कितना हो गया आई हो गया, ठीक है। अब मेरे को ये वाला ट्राइंगल लेना है, ये वाला, ठीक है। देखो बी सी इक्वल टू क्या है v1 इंटू टॉ, ठीक है। अब मैं अगर साइन आई लेता हूँ तो साइन आई क्या होता है, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। सो ये मेरा थीटा है, परपेंडिकुलर क्या होगा बी सी अपॉन हाइपोटेनस क्या होगा ए सी, सो बी सी अपॉन ए सी, तो बी सी क्या निकाला v1 इंटू टॉ बाई ए सी, ठीक है। सो ये आ गया। नाउ अब अगेन आर पे आ जाइए, ठीक है। रिफ्रैक्शन वाला एंगल कितना है, ये देखो ये मेरा रिफ्रैक्शन वाला एंगल आर है, ठीक है। ये आर है तो ये पूरा कितना 90 है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस आर, और ये कितना है 90, तो ये एक ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करो, ये 90 ये 90 माइनस आर, तो ये कितना होगा आर होगा, ठीक है। समझ में आ गया। बस अब इससे क्या करना है, ये आर आ गया, ये आपका 90 है, अगेन आप क्या करोगे साइन निकालोगे, ठीक है। तो साइन क्या होता है p बाय एच, सो दिस इज द p बाय एच, तो p बाय एच मतलब क्या हो गया ए ई, मतलब ये वाला p बाय एच, एच मतलब हाइपोटेनस मतलब ए सी, तो ए ई अपॉन ए सी। सो ए ई की लेंथ अपन ने कितनी निकाली थी भाई, यहाँ इस पॉइंट अपन ने इस पॉइंट को सिलेक्ट क्यों किया है, क्योंकि टॉ टाइम में ये कहाँ इतना पहुँच रहा है, तो टॉ टाइम में v2 की स्पीड से ये कितना चलेगा v2 इंटू टॉ, ठीक है। सो दिस इज अपन v2 इंटू टॉ डिवाइड बाई ए सी, ठीक है। अपन इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से अगर डिवाइड करते हैं तो साइन आई बाई साइन आर होता है v1 अपॉन v2, ठीक है। साइन आई बाई साइन टू अपन v1 अपॉन क्या होता है v2 होता है, ठीक है। अब देखो अब अपन को क्या पता लगा यहाँ से ये पता लगा कि लाइट वे ऐसे आ रही थी लेकिन ऐसे मुड़ गई, ठीक है। सो ये मेरा इंसिडेंट एंगल है, ये मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल है, तो अपन को ये पता है कि जो इंसिडेंट एंगल है वो क्या है ज़्यादा है क्योंकि बेंड हो गई है, ठीक है। आई इज ग्रेटर देन आर, तो साइन आई विल बी ग्रेटर देन व्हाट साइन आर, ठीक है। साइन आई किससे बड़ा होगा साइन आर से बड़ा होगा। सो यहाँ पे देखो साइन आई विल बी ग्रेटर देन साइन आर, ठीक है। सो इसका मतलब क्या होगा v1 विल बी ग्रेटर देन v2, v1 विल बी ग्रेटर देन v2। तो भाई इसने सही बोला था कि जो रेयरर मीडियम होता है, जो पहला मीडियम होता है उसमें स्पीड ज़्यादा होगी, जो डेंसर मीडियम होता है उसमें स्पीड कम होगी, अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था ना, ठीक है। सो दिस इज इट। सो फ्रॉम द अबव इक्वेशन वी गेट द इंपॉर्टेंट रिजल्ट दैट आई इज ग्रेटर देन आर इफ रे बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, द स्पीड ऑफ लाइट वेव इज इन द सेकेंड मीडियम v2 विल बी लेस देन द स्पीड ऑफ लाइट इन द फर्स्ट मीडियम। तो ये प्रूव करने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। अब देखो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नाम की एक चीज़ होती है, ठीक है। वो क्या होती है, वो होती है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम,
तो पहले मीडियम के लिए क्या होगा, C1/V2, C/V1, और दूसरे मीडियम के लिए C/V2 आर नोन एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्सेस ऑफ मीडियम 1 एंड मीडियम 2। ठीक है, अब देखो यहाँ से V1 और V2 आ गया, यहाँ से बस ये V1 V2 की वैल्यू पुट कर दो। V1 की वैल्यू क्या आ गई, C/N1, और यहाँ से V2 की वैल्यू क्या आ गई, C/N2। ठीक है, इसको आप यहाँ पे पुट कर दो, यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास रिजल्ट क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। सो इसको बोला जाता है भाई स्नेल्स लॉ, N1 sin I/N2 sin R। दिस इज द स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इसको बोला जाता है स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। तो बहुत बार क्वेश्चन आ गया कि प्रूव द स्नेल्स लॉ यूजिंग द गॉस क्या हाइगेन्स प्रिंसिपल। ठीक है, सो ये चीज़ है। नाउ फिर बोला गया फर्दर इफ λ1 एंड λ2 डिनोट्स द वेवलेंथ ऑफ लाइट इन मीडियम 1 एंड मीडियम 2। मीडियम 1 में वेवलेंथ कितनी है, λ1, मीडियम 2 में कितनी है, λ2 रेस्पेक्टिवली। इफ द डिस्टेंस BC इज λ1, BC कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला। अगर ये λ1 है तो इस λ1 के करस्पॉन्डिंग कौन सा डिस्टेंस है, ये वाला। इतने λ1 तय किया तो इसमें कौन सा तय किया होगा, λ2 तय किया होगा। देन द डिस्टेंस ए विल बी व्हाट, λ2। बिकॉज क्यों होगा ये बताओ, ये इसलिए होगा क्योंकि अपना वही वेव फ्रंट की बात है। ठीक है भाई, कितना दूरी कितना डिस्टेंस तय करेगा, V2 इंटू टो टाइम है, और इसका स्पीड कितना है, V2 है सेकेंड मीडियम में। सो इतना डिस्टेंस तय करेगा, और ये डिस्टेंस क्या है, AE। ठीक है, सो इस डिस्टेंस के तय करने के बाद में अपना वेव फ्रंट यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, सो बिकॉज इफ crest from B has reached C in time tau, then crest from A should have reached E in time tau। भाई यहाँ से यहाँ में इसका crest पहुँच गया तो यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। ठीक है, B से C और A से E। ठीक है, तो यहाँ से E और E पे क्या हो गया, crest हो गया। तो crest मतलब यहाँ पे क्या हो गया, ये वेव फ्रंट इसका सेम हो गया। ठीक है, पहले ये वेव फ्रंट था, अब ये वेव फ्रंट है। ठीक है, इसलिए अपन तो ये वाला वेव फ्रंट अपन ने मुझे जूम किया था। ठीक है, सो नाउ व्हाट इज इट, λ1/λ2 इज व्हाट, BC/AE। ठीक है, बराबर है ना, λ1 BC, λ2 AE। और BC का वैल्यू कितना होता है, V1 इंटू टो, ये V2 इंटू टो, टो से टो कट गया तो V1/V2। फिर अपन ने अरेंज किया तो क्या आ गया, V1/λ1 एंड V2/λ2। सो V1/λ1, V2/λ2। ये क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, V2 अपन ने ये तो पढ़ा था ना, C/λ पढ़ा था, आपको याद होगा तो फ्रीक्वेंसी। सो C मतलब क्या है, स्पीड V/λ। सो V/λ जो है वो क्या है, दोनों का सेम है। मतलब ये मीडियम 1 का है, ये मीडियम 2 का है। ठीक है, V1 λ1 मीडियम 1 का है, V2 λ2 मीडियम 2 का है। तो ये दोनों मीडियम का सेम है, तो इसलिए अपन बोल सकते हैं कि भाई जब रिफ्रैक्शन होता है, ठीक है, तो क्या होता है, द अबव इक्वेशन इम्प्लाइज दैट व्हेन वेव गेट्स रिफ्रैक्टेड इनटू अ डेंसर मीडियम, ठीक है, जिसमें स्पीड कम होती है, द वेवलेंथ एंड स्पीड ऑफ प्रोपगेशन डिक्रीजेज। क्या क्या कम होता है, वेवलेंथ एंड स्पीड जो है वो कम हो जाती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी जो है रिमेन सेम। फ्रीक्वेंसी दोनों मीडियम की क्या है, सेम है। ये क्वेश्चन आ चुका है बोर्ड में। ठीक है, बोला गया है कि जब रिफ्रैक्शन होता है रेयरर से डेंसर मीडियम तो क्या चीज़ चेंज होता है, क्या चीज़ कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो क्या क्या चेंज होगा, वेवलेंथ एंड स्पीड। ठीक है, दोनों घटेगी जब रेयर से डेंसर में जाएगा। ठीक है, डेंसर वाले में जाएगा तो वेवलेंथ और स्पीड घटेगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी। ठीक है, सिमिलर, एकदम सिमिलर डेरिवेशन किसका है, जब आपको डेंसर से रेयरर में जाना है। तो मोस्टली ये पूछा गया है, लेकिन ये भी आप कर सकते हो। इसका डायग्राम ऐसा होता है, बस ये आना कैसे चाहिए था, ऐसे आना चाहिए था, लेकिन ये नॉर्मल से थोड़ा इधर चला गया। ठीक है, सो इसमें क्या होता है ना, ये आई छोटा होगा, आर बड़ा होगा, आई छोटा होगा। ठीक है, सारी कंडीशन सेम है, सारी कंडीशन सेम है, सारी कंडीशन सेम है, सब कुछ सेम है। बस यहाँ पे आके देखो, यहाँ पे क्या है, आर बड़ा है। आर बड़ा है मतलब क्या है, V2 बड़ा होगा। ठीक है, इसका मतलब V1 और ये V2। ठीक है, तो होना भी चाहिए कि डेंसर मीडियम में स्पीड कम होनी चाहिए और रेयरर मीडियम में जाना होनी चाहिए। सो V2 विल बी ग्रेटर देन V1। ठीक है, सो स्पीड ऑफ लाइट इज मोर इन रेयरर मीडियम। करेक्ट है। अगेन फिर वहीं कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यहाँ से अपना ये प्रूव हो गया स्नेल्स लॉ। ठीक है, एंड देन वापस वहीं λ1 λ2 वाली बात होगी कि यहाँ से इसको आने में λ1 लगेगा, तो यहाँ से इसको आने में कितना होगा, λ2 लगेगा। सो BC/AE, BC/AE कितना हो गया, λ1 λ2। यहाँ से इसकी वैल्यू V1 इंटू टी, V2 इंटू टी, टो से टो कट गया। सो यहाँ से अगेन ये सेम चीज़ आया, और अपन ने सेम चीज़ क्या बोला कि जब लाइट डेंसर से रेयरर मीडियम में आती है तो स्पीड बढ़ती है, वेवलेंथ बढ़ती है, लेकिन फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, सेम रहती है। क्या रहती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ठीक है, देखो सेम लैंग्वेज लिखा हुआ है, द व्हेन वेव गेट्स रिफ्रैक्टेड इनटू रेयरर मीडियम, डेंसर से रेयरर में आती है तो
वेवलेंथ एंड स्पीड इंक्रीजेज बट फ्रीक्वेंसी रिमेन्स सेम, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, अब देखो इसका जादू, ठीक है। इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है, देखो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अगर सपोज ये रिफ्लेक्ट होकर यहाँ पे आई है ना, यहाँ पे आई है, सपोज मैं इसको थोड़ा सा ऐसे डालता तो शायद ये तो यहाँ से यहीं पे चली जाती, मतलब थोड़ा सा और करूँगा तो यहाँ आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर ऐसे आएगी, फिर क्या होगा थोड़े टाइम बाद ऐसे चली जाएगी, मतलब उसी मीडियम में रह जाएगी, मतलब रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं, मतलब टोटली ऊपर चल जाएगी, ठीक है। सो ऐसा एंगल जिसके लिए ये जो आर एंगल है उसके लिए आर क्या होगा भाई, ये समझो ये आर एंगल है, ठीक है, ये आर एंगल है। अगर मैं आर को 90 कर देता हूँ, आर को 90 कर दूंगा, इसका मतलब क्या होगा, लाइट ऐसे आई और ऐसे चलेगी, ठीक है। अभी क्या है, अभी ऐसे थी ऐसे गई है, मतलब ये आर है आपका, नॉर्मल के साथ में ये आर है, लेकिन इसको मैं नॉर्मल के साथ में ये 90 डिग्री कर देता हूँ आर, ठीक है। तो देखो इफ़ मेरा ये जो एंगल है, सपोज इसको मैं आई बोलता हूँ और इसको आई सी बोल देता हूँ, अभी क्रिटिकल एंगल बोलते हैं इसको, क्या होता है देखो, इफ़ आई इक्वल टू आई सी देन क्या होगा, अगर साइन आर को मैं 1 कर देता हूँ, ठीक है, मतलब थीटा 90 डिग्री कर देता हूँ, तो आई सी जो होगा, जो जिस एंगल पे वो आएगा उस एंगल को बोला जाता है क्रिटिकल एंगल। ऐसा क्यों बोला जाता है, क्योंकि सपोज मैं इस एंगल से आगे बढ़ता हूँ तो क्या होगा, ये लाइट ऊपर की ऊपर चल जाएगी, इस मीडियम में आएगी नहीं, ठीक है। ये जो लाइट है वो इधर नहीं आएगी, यहाँ पे ये 90 डिग्री में, तो क्या होगा अगर मैं ये एंगल और बढ़ा देता हूँ, आई को मैं अगर और बढ़ाऊँ तो क्या होगा, ये लाइट ऊपर की ऊपर चल जाएगी, मतलब इस मीडियम में आएगी नहीं। इसको बोला था TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ये कब होता है, जब आपका जो इंसिडेंट एंगल है किससे बढ़ाओ, क्रिटिकल एंगल से बढ़ाओ, ठीक है। सिंपल है ना, जब आई क्या होता है, प्रोपोर्शनल आर के होता है, ठीक है। अगर आई बढ़ेगा तो आर भी बढ़ेगा, ठीक है। मतलब अगर इंसिडेंट एंगल से आप ज़्यादा एंगल से डालोगे तो ये भी एंगल क्या होगा, बड़ा बनाएगा, ठीक है। सो अगर ये आई जो आई सी से ज़्यादा है तो मतलब क्या होगा, मेरा रिफ्लेक्टिंग एंगल भी बड़ा होगा, और उससे क्या होगा, लाइट ऊपर की ऊपर रह जाएगी, मतलब मीडियम 1 में रह जाएगी और वापस नहीं आएगी। इसको बोला जाता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ठीक है। फॉर ऑल एंगल्स इंसिडेंट ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल वी विल नॉट हैव एनी रिफ्रैक्टेड वेव, ठीक है, कोई रिफ्रैक्टेड वेव नहीं होगी। वेव विल अंडरगो व्हाट इज नोन एज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, द फेनोमेना ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ठीक है, ये रिफ्लेक्शन के अंडर को चल जाएगी। तो इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है, ये चैप्टर उसमें 9th में पढ़ते हैं अपन, ठीक है, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में। ये तो अपन ने एक्सप्लेन कर दिया रिफ्रैक्शन को, ठीक है। इसका पूरा बढ़िया से डेरिवेशन मैंने यहाँ पे करके रखा हुआ, आप आराम से कर सकते हैं। देखो मैंने इसको पूरा बढ़िया से डिराइव करके सारी लैंग्वेज के साथ में क्या क्या होना चाहिए, कैसे है, आई बड़ा होगा क्या होगा, बेंडिंग ऑफ लाइट, ठीक है, सबके साथ में मैंने अच्छे से किया हुआ है। इसका ये सेकेंड पार्ट है, तो यहाँ से ये पूरा विथ लैंग्वेज मैंने पूरा लिखा हुआ है, ठीक है। अगेन आपको अगर रेयर से डेंसर में करना है तो वो भी मैंने पूरा पूरा यहाँ से किया हुआ है, ठीक है, आप आराम से कर सकते हैं। क्योंकि ये 1 शॉट है इसलिए मैं ज़्यादा कर नहीं सकता, इसलिए मैं आपको सीधा ये नोट्स दिखा रहा हूँ ताकि आपको इसमें से देख के लिख लो, ठीक है। देखो ये हो गया। अभी अपन चलते हैं रिफ्लेक्शन की तरफ। भाई रिफ्रैक्शन तो ठीक है आपने एक्सप्लेन कर दिया, आप रिफ्रैक्शन एक्सप्लेन कर दिया, रिफ्लेक्शन कैसे एक्सप्लेन करोगे, तो देखो रिफ्लेक्शन का ये सीधा सीधा डायग्राम है। रिफ्लेक्शन का इसने ये बोला कि इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे तो सेम ही तरह की मानी, ये इंसिडेंट रे है, ठीक है। अगेन इसका वेव फ्रंट क्या होगा, ये वाला परपेंडिकुलर वेव फ्रंट, ठीक है। अब इसने बोला कि ये जो वेव आएगी वो क्या होगा, टकरा के ऊपर चल जाएगी, ठीक है, ऐसे आके टकरा के ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये मेरा आई एंगल है, ठीक है। और अगेन जो ये आएगी ये टकरा के ऐसे चल जाएगी, ठीक है। देखो एक मिनट, थोड़ा क्लीन करने दो, ठीक है। सो ये टकरा के मेरी ऐसे चल जाएगी, ठीक है। तो मेरा इसका पहले का वेव फ्रंट मैंने ये बना दिया, तो इंसिडेंट एंगल क्या हो गया, ये आई, ठीक है ना। अगर ये आई है, ठीक है, और ये मेरा वेव फ्रंट है, तो वेव फ्रंट हमेशा रे के 90 डिग्री होता है, ठीक है। वेव फ्रंट क्या होता है, 90 डिग्री पे होता है, 90 डिग्री। सो ये अगर आई है, ठीक है, सो ये आई है, और तो ये मेरा कितना होगा, 90 माइनस आई, ठीक है। और ये नॉर्मल जो है, नॉर्मल हमेशा क्या होता है, इसके परपेंडिकुलर होता है इस वाले सरफेस के, तो इसके कारण मेरा क्या हो गया, ये जो एंगल होगा वो कितना होगा, आई हो गया, ठीक है। क्योंकि ये वाला एंगल 90 माइनस आई है, तो ये एंगल कितना हो गया, आई हो गया, ठीक है। सो अभी आपको ट्राइंगल देखना है, ये वाला, ये, ठीक है। तो इसमें ये आई एंगल हो गया नम, आई एंगल समझ में आ गया। इसमें भी वही फिरना है, जब बी से सी में आएगा, जब बी से सी में आएगा
तो मेरा जो वेव है वो कहाँ से यहाँ से कहाँ पर जाएगा, यहाँ पे जाएगा, ठीक है। सो वहीं कितना टाइम लगेगा, कितना डिस्टेंस है, v इंटू टी, ठीक है। तो इसमें तो एक ही मीडियम है, तो एक ही मीडियम में स्पीड v है। सो यहाँ से यहाँ भी जाने में v इंटू टी टाइम लगेगा, ठीक है। सो ये चीज़ हो गया, बी सी इज v इंटू टी। वी नेक्स्ट कंसिडर प्लेन ए बी इंसिडेंट एट एन एंगल आई ऑन रिफ्लेक्टिंग सर्फेस एम एन इफ v रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ वेव इन द मीडियम एंड इफ टॉ रिप्रेजेंट द टाइम टेकन बाय वेव फ्रंट, ठीक है, टाइम टेकन बाय वेव फ्रंट इन एडवांस टू फ्रॉम पॉइंट बी टू सी आने में कितना टाइम लग रहा है, टॉ। सो बी सी कितना हो जाएगा, v इंटू टॉ। इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट वी ड्रॉ अ स्फीयर ऑफ रेडियस वी टी फ्रॉम अ पॉइंट ए। यहाँ से क्या करना पड़ेगा, वी टी डिस्टेंस मेरे को स्फीयर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये मेरा सेकेंडरी वेव फ्रंट है ना, तो कौन सी रेडियस का, वी टी, क्योंकि मेरे को वी टी ही डिस्टेंस मतलब वो करना है, ठीक है। सो ये मेरा यहाँ पे इसका टेंजेंट जब ड्रॉ करूँगा तो ऐसे आएगा, ठीक है। सो ये मेरा क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। ये क्या है, रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, देखो ये दिया हुआ है, ठीक है। ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। सो ये अगर रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है, सो मेरा एंगल जो है वो रिफ्रैक्टेड एंगल, ठीक है, रिफ्रैक्टेड, ये रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट है। नाउ देखो, इन ऑर्डर टू कंस्ट्रक्ट द लेट सी रिप्रेजेंट द टेंजेंट, ये मेरा टेंजेंट है, एंड फ्रॉम द पॉइंट सी टू द स्फीयर। सो अब वही है कि ये मेरा वी टी था और ये मेरा वी टी था। सो ए इक्वल टू बी सी इक्वल टू वॉट, वी टी। नाउ कंसिडर ई ए सी एंड बी ए सी। मैं अगर इस ट्रायंगल मतलब ई ए सी और बी ए सी को कंसिडर करूँ, ये मेरा ई ए सी हो गया और ये मेरा बी ए सी हो गया, ठीक है। अगर मैं इस दोनों को कंसिडर करूँ तो मेरे पास क्या है पता है, बेस कॉमन है, ये बेस कॉमन हो गया, ये और ये बी को भी मैंने बराबर बोला है, ठीक है। और ये 90 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक है। तो कॉन्ग्रुएंट हो गए तो ये मेरा इंसिडेंट एंगल और ये मेरा रिफ्लेक्टेड एंगल, ठीक है, दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो बस रिफ्लेक्शन का नियम क्या होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट विल बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। सो इस तरीके से आप इसमें जो है वो प्रूफ कर सकते हैं। नाउ ठीक है, देखो अगर इसमें ये जानना हो कि भैया आर यहाँ से, आर जो है वो यहाँ पे कहाँ से आया, देखो आर जो है वो यहाँ पे कहाँ से आया, तो इसमें सिंपल है, देखो ये और ये इस तरीके का ट्रायंगल बन रहा है, एक मिनट, ये इस तरीके का अगर आपका ट्रायंगल बन रहा है तो देखो इसमें ये जो है वो रिफ्लेक्टेड रे है, ठीक है, यहाँ से आई थी और यहाँ पे जा रही है। तो ये मेरा आई है और ये जो एंगल क्या होगा वो आर होगा, ठीक है, ये एंगल आर होगा। अगर ये एंगल आर होगा तो ये कितना है, 90 डिग्री है। सो ये कितना हो गया, ये वाला 90 माइनस आर, 90 माइनस आर, ठीक है, ये 90 माइनस आर है, ठीक है। एंड अगेन वी हैव दिस थिंग ना, ये जो है वो मेरा क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है। सो ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये आर है और ये वाला 90 माइनस आर है और ये क्या है, 90 है, ये 90 है। सो अभी ये वाला ट्रायंगल देखो ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है। सो ये मेरा 90 माइनस आर हो गया, ये 90 हो गया। सो ये कितना हो गया, आर। सो ये एंगल क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। इस तरीके से ये क्या आ गया, आर आ गया, ठीक है। देखो सो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, आई और आर को इक्वल प्रूव कर सकते हैं। दिस इज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, दिस इज व्हाट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नाउ देखो इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह है, इसलिए डायग्राम वगैरह बना के जाएंगे तो बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा, तो थोड़ा इससे ही एनसीईआरटी से अपन डायग्राम का हेल्प ले रहे हैं, ठीक है। ना अगर बोलता है कि प्रिज्म का जो है वो आपका कितना है, वेव फ्रंट कैसे ड्रॉ करोगे, तो इंसिडेंट वेव फ्रंट तो हमेशा ऐसे लाइट आ रही है तो उसके परपेंडिकुलर मतलब ये उसकी वेव फ्रंट होगी, और रिफ्लेक्ट होकर आपको पता है ऐसे जाती है, तो ऐसे जाती है तो उसका वेव फ्रंट इसके परपेंडिकुलर बना दो, ये बन गया। इंसिडेंट का ऐसे ही हमेशा बनेगा, रिफ्लेक्टेड होकर कैसे जाती है ये बताओ, ऐसे होकर फिर ऐसे जाती है, तो इसके परपेंडिकुलर मतलब ये वेव फ्रंट, तो इसका वेव फ्रंट हो गया। अगेन ये तो मैंने बताया था, इंसिडेंट का हमेशा ऐसे बनेगा और ऐसे होके फिर कैसे जाती है, ऐसे जाती है, तो रिफ्लेक्टेड का हमेशा इसके परपेंडिकुलर ये वाला बना दो, ठीक है। वेव फ्रंट और जो रेज होगी वो हमेशा क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। तो आपको इसमें से किसी का भी वेव फ्रंट ड्रॉ करने का क्वेश्चन आ सकता है, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, इसका ऐसे होगा, ये वेव फ्रंट आपको ड्रॉ करनी आनी चाहिए, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ कोहेरेंट और इनकोहेरेंट सोर्सेस ऑफ वेव, ठीक है। सो इसमें क्या है, देखो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल तो अपन ने पढ़ा था कि अगर 2-3 वेव जो एक साथ आती है, ठीक है, 2-4 वेव आ रही है तो किसी एक पॉइंट पे मिल रही है तो वहाँ पे जो है वो एम्पलीट्यूड कितना होगा, एम्पलीट्यूड मतलब उसकी जो हाइट है सपोज, तो इस सब मिला के हाइट कितनी होगी, टोटल हाइट बाद में वेव की जो बनेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जितनी भी
जितनी भी वेव आती है उन सब की वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है उसका क्या करना है आपको, वेक्टर सम करना है, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू विच एट सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या है, एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन द मीडियम द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय अ नंबर ऑफ वेव इज वेक्टर सम। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट जो प्रोड्यूस किया जाएगा इन सब वेव के द्वारा इज द वेक्टर सम ऑफ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस बाय ईच वेव, ठीक है। ईच वेव के द्वारा जितना भी डिस्प्लेसमेंट होगा उसका मैं वेक्टर सम कर लूँगा और ये सम मेरे को क्या दे देगा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दे देगा, ठीक है। ये अपन ने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। नाउ व्हाट आर द कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है। सो व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच वेव डज नॉट चेंज विथ टाइम देन बोथ द सोर्सेज आर सेड टू बी कोहेरेंट, ठीक है। तो अगर फेज डिफरेंस जो चेंज ना हो, ठीक है, फेज डिफरेंस मतलब जैसे इसका क्रस्ट था, इसका ये ट्रफ क्रस्ट, ठीक है। अब सेकंड वेव है इसका ये क्रस्ट ट्रफ ऐसे इसके साथ चलती रही, ठीक है। तो इसका जो फेज डिफरेंस कुछ ना कुछ है, लेकिन वो क्या कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। ऐसे नहीं कि अभी ऐसे फिर बाद में ये कोई ऐसे आई फिर ऐसे हुई ऐसे 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 ऐसे, ऐसा नहीं है, एकदम फिक्स है फेज डिफरेंस जो भी है, लेकिन वो क्या है, कांस्टेंट है। सो व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस्ड बाय ईच ऑफ द वेव डज नॉट चेंज विद टाइम, फेज डिफरेंस जब चेंज नहीं होता है तो ऐसे दो सोर्सेज को क्या बोला जाता है, कोहेरेंट सोर्सेज बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कोहेरेंट सोर्सेज। नाउ देखो जैसे ये है, अगर मैं दो सोर्सेज को ऐसे बहुत पास में रखूँ तो मेरा जो होगा वो क्या है, एक तरीके से वो कोहेरेंट सोर्सेज की तरह बिहेव करेंगे, ठीक है। और ये देखो इस तरीके के कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं जिसके कारण क्या होता है, इन दो वेव मिलती है और इस तरीके से पैटर्न बनता है ऐसा, ठीक है। इसका रियल पैटर्न ऐसा होता है, जैसे यहाँ पे एक बॉल रखा है, यहाँ पे एक बॉल रखा है नीचे, ठीक है। इन दोनों को एक साथ दोनों हाथों से अपन हिला रहे हैं, ठीक है। तो दोनों के रिपल जो है वो बीच में कहीं मिल रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ये डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा है, कहीं पे जीरो है ज़्यादा है, जीरो है ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको बोला जाता है मिनीमा, इसको बोला जाता है मैक्सिमा, मिनीमा मैक्सिमा, इस तरीके से अपन को ऑब्टेन होता है। तो ये कैसे होता है, देखो देखो, ठीक है। सो अपन ये डायग्राम कंसिडर करते हैं और उसमें जानते हैं, ठीक है। सो अपन S1 S2 मैंने दो सोर्स लिया है और यहाँ से कोई पॉइंट P लिया है और ये देखा है कि दोनों के बीच की जो दूरी है S1P और S2P क्या है, बराबर है, ठीक है। दोनों के बीच की कोई दूरी मतलब दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है S1P इक्वल टू S2P ऐसा मैंने माना है, ठीक है। नाउ S1P and S2P are equal waves from S1 and S2 will be take time to travel from point P. Waves that emanate from S1 and 2 in phase will also arrive at P in phase. भाई सिंपल है, दोनों का सेम डिस्टेंस है। तो जहाँ से अगर यहाँ से इन दोनों जहाँ से ये सोर्स है S1 S2 वहाँ से अगर वेव निकल रही है वो फेज में है, ठीक है, मतलब सिंक में है, तो यहाँ पे जो पहुँचेगी वो किस में पहुँचेगी, सिंक में पहुँचेगी, ठीक है। तो सपोज ये S1 के द्वारा जो वेव निकली वो ये है, ये वेव का इक्वेशन है, आपने चैप्टर 11 क्लास 11 में पढ़ा होगा। तो बस अभी तो रटना है और कुछ नहीं करना, y1 इक्वल टू a cos ओमेगा t, ठीक है। और जो सेकेंड वेव है उसका इक्वेशन ये है। तो मेरे को अगर P पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट देखना तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का वेक्टर सम कर दूंगा। तो इस तरीके से ये सम कर दिया तो क्या आ गया, 2a cos ओमेगा t। सो इसको क्या बोला जाता है, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट एट एनी पॉइंट P, ठीक है। नाउ कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट वेव्स, ठीक है। अब ये जो है ये मेरा क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। अब मेरे को क्या निकालनी है, इंटेंसिटी निकालनी है। तो एक चीज़ याद रखना, इंटेंसिटी इज ऑलवेज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। जो डिस्प्लेसमेंट होता है सपोज वाई में लिख देता, ठीक है, तो वाई के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगी। तो मेरे को यहाँ से अगर इंटेंसिटी निकालनी है तो वो मेरी क्या आ जाएगी, 4a² cos स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है, ये इंटेंसिटी आ जाएगी। और अगर मेरे को इसकी इंटेंसिटी निकालनी है तो क्या आती, a² cos स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। सो ये मेरी क्या है, ओरिजिनल इंटेंसिटी, तो इसको मैं बोल देता हूँ I0, क्या बोल देता हूँ, I0, ठीक है। सो अब अगर मैं आपको बोलूँ कि अभी इसकी इंटेंसिटी कितनी हो गई, सो a² cos स्क्वायर ओमेगा टी, इसको मैं I0 लिख दूँ और आगे क्या है 4। सो इसका क्या इंटेंसिटी हो गया भाई, I इक्वल टू 4I0, कितने इंटेंसिटी हो गया, I इक्वल टू 4I0। सिंस द इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द एम्पलीट्यूड या डिस्प्लेसमेंट एक ही बात होती है, मैंने बताया था। द रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी I इक्वल टू 4I0, ठीक है। क्या होगी इंटेंसिटी, I इक्वल टू 4I0, वेयर I0 रिप्रेजेंट द इंटेंसिटी प्रोड्यूस बाय ईच वन ऑफ द इंडिविजुअल सोर्सेज, ठीक है। इंडिविजुअल फोर्सेज के द्वारा क्या I0 देगा, इज प्रोपोर्शनल टू a स्क्वायर, ये तो a स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है ही, a स्क्वायर
इनफैक्ट एनी पॉइंट ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ S1 S2, ठीक है, जो बोल रहा है कि S1 S2 के जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है वहाँ पे कोई भी पॉइंट होगा उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी 4I0, मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, क्योंकि वहाँ पे जो है वो वेव क्या हो रही है एक दूसरे के साथ सीधा ओवरलैप कर रही है। जैसे ये पहली वेव है, दूसरी वेव भी इसके साथ ऐसे कैसे आ रही है, ठीक है, पूरा एकदम ओवरलैप कर रही है एक दूसरे को। इसको बोला जाता है भाई कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। द टू सोर्सेस आर सेड टू बी इंटरफेरेंस कंस्ट्रक्टिवली, एंड क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो है वो इंटेंसिटी क्या है मैक्सिमम है। वी हैव व्हाट इज रेफर्ड एज कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है, क्या बोला जाता है इसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। मतलब एक जो वेव है वो दूसरी वेव को क्या कर रही है पूरा मैच कर रही है। जैसे ये पहली वेव थी तो दूसरी वेव भी जो आएगी वो क्या करेगी इसको एक तरीके से पूरी मैच करेगी एक तरीके से, ठीक है। अगर मैं ये पहली वेव है और दूसरी वेव मेरी इस तरीके की है ये तो क्या होगा एक दूसरे को मिलके कैंसिल हो जाएगी, तो इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0। इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और इसको बोला जाता है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव में क्या होता है इंटेंसिटी 4I0 होती है, ठीक है, और यहाँ पे क्या होती है 0 होती है डिस्ट्रक्टिव में, ठीक है। चलो आगे पढ़ेंगे इसको भी। अब अपन केस ले लेते हैं कि भाई किस तरीके से अपना जो वेव लेंथ है वो अफेक्ट करने वाला है कि भाई फेज डिफरेंस वगैरह वगैरह। देखो पहला केस ये है कि मैंने एक पॉइंट सोर्स क्यू लिया और S1 S2 सोर्स लिया। अब ये दिया हुआ है कि S1 से इसकी दूरी कितनी है 7 लैम्डा, इसकी दूरी कितनी है 9 लैम्डा, तो दोनों के बीच का जो फेज गैप है वो कितना हो गया 2 लैम्डा। दोनों के बीच का जो फेज गैप है या फिर जो क्या बोलते हैं इसको, देखो दिस एंड दिस वी हैव फैक्ट दैट पाथ डिफरेंस इज 2 लैम्डा। इसको क्या बोलते हैं पाथ डिफरेंस, ठीक है। पाथ डिफरेंस कितना हो गया 2 लैम्डा। सो 1 लैम्डा जो होता है वो ऐसा होता है, देखो ऐसा, ठीक है, 1 लैम्डा ऐसा होता है। और आपको ये पता होगा कि ये जो है इसका एक लैम्डा में इस तरीके का वेव कंप्लीट होता है और इसमें कितना एंगल कंप्लीट होता है 2 पाई, ठीक है। तो अगर आप मैं बोलो कोई ऐसा, ये कितना होगा पाई, ये कितना पाई, मतलब ये कितना होगा 2 पाई, पाई और पाई 2 पाई, अगेन पाई पाई, मतलब अगेन 2 पाई, तो टोटल कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक 4 पाई, ठीक है। सो अगर मेरे पास ये 1 लैम्डा है ये 2 लैम्डा है, सो 2 लैम्डा हो गए तो मेरे पास कितना पाथ डिफरेंस आ गया 2 लैम्डा के अकॉर्डिंग फेज डिफरेंस कितना आ गया 4 पाई, ठीक है। ये लेंथ है और ये एंगल में कितना आ गया 4 पाई। अगर मेरे पास और ज़्यादा होता, ठीक है, सपोज मेरे पास ये आधा हो गया, ठीक है, मतलब हाफ लैम्डा, ठीक है, तो टोटल पाथ कितना हो गया 2.5 लैम्डा, तो फेज कितना हो गया यहाँ पे इसको और ऐड कर दो कितना पाई/2 से और ऐड कर देंगे इसको प्लस पाई/2 कर देंगे, ठीक है। सो वो क्या मेरा जाएगा फेज आ जाएगा। नाउ फिलहाल अपन इसकी बात करते हैं। देखो अगर पाथ डिफरेंस आपका 2 लैम्डा है तो 2 लैम्डा के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस कितना होगा 2 पाई, मैंने अभी भी बताया, क्योंकि ये एक चक्कर पूरा होता है तो कितना 2 पाई एंगल होता है, 2 चक्कर पूरे एंगल तो 2 लैम्डा, और फेज कितना हो गया 2 और 2 4 लैम्डा, ठीक है। तो आपका जो पहला वेव ये है और दूसरा वेव कितना कम में है 4 पाई से कम में, ये पाथ डिफरेंस है। सो यहाँ पे अगेन ट्रिग्नोमेट्री काम में आएगी। देखो इस तरीके से 4 क्वाड्रेंट होता है, ये 0 से चालू होता है 0 पाई/2 पाई 3 पाई/2 और ये अगेन 2 पाई तक पहुँचता है, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक चलोगे तो क्या चल गए पाई चल गए, अपन को कितना चलना है 2 पाई। सो यहाँ से यहाँ तक वापस चल गए, ठीक है। सो कितना चल गए आप 4 पाई, ठीक है। सो आप इस क्वाड्रेंट में आ गए। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। फार्मूला होता है ऑल स्टूडेंट टेक्स कॉफ़ी, ठीक है। तो इसमें सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसाइन पॉजिटिव होते हैं, इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक, इसमें सारे पॉजिटिव होते हैं। सो ये आपका पॉजिटिव आ गया ए कॉस ओमेगा टी, ठीक है। सो ये आगे काम आएगा देखना अभी। तो द 2 डिस्प्लेसमेंट आर वंस अगेन इन फेज, तो क्या आ गया इन फेज आ गए। अब दोनों को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा वहीं आ जाएगा, सेम कहानी हो जाएगी, ये वाली कहानी हो जाएगी 2a cos ओमेगा टी, और कितना आ जाएगा वो इंटेंसिटी 4I0, ठीक है। सो 2 डिस्प्लेसमेंट आर वंस अगेन इन फेज एंड इंटेंसिटी विल बी 4I0 गिविंग राइज टू दी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। देखो आगे अब केस 2 डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होगा। देखो ये केस 2 है, अगर इनमें जो है वो पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्डा का है, कितना है 2.5 लैम्डा का है। तो मैंने क्या बताया था 2.5 लैम्डा का मतलब क्या हो गया 1 लैम्डा मतलब ये हो गया,
दूसरा लैम्डा मतलब ये हो गया, और आधा लैम्डा और करना है तो ये आधा हो गया, ठीक है। सो यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, यहाँ से यहाँ तक 2 पाई, और ये आधा और मतलब क्या है पाई, तो ये कितना हो गया 5 पाई, ठीक है। सो पहला अगर 0 पे है तो दूसरा, पहला अगर 0 पे है तो दूसरा कितना दूर है 5 पाई दूर है, ठीक है। सो पहला 0 और दूसरा +5 पाई या -5 पाई कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो +5 पाई में अगर जाओगे तो ये अगेन कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा देखो ट्रिग्नोमेट्री यूज आ गया, देखो 5 पाई मतलब ये 2 पाई, ये 4 पाई, और एक और पाई करना था कि 5 आ जाए यहाँ पे, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया आपके थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot ही पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं, ठीक है। सो ये cos क्या हो जाएगा नेगेटिव, तो ये माइनस साइन आ गया, देखो a cos ओमेगा t, ठीक है। अब ये इस दोनों को जोड़ो क्या आएगा 0 आएगा, ठीक है। सो जब पार्ट डिफरेंस 2.5 लैम्डा हो और फेज डिफरेंस 5 पाई हो तो टू डिस्प्लेसमेंट आर नाउ आउट ऑफ द फेज, दोनों आउट ऑफ द फेज है, एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी कैंसल्ड आउट टू गिव 0 इंटेंसिटी। इंटेंसिटी कितना होगा 0 होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया 0 हो गया दोनों को ऐड करके। सो इसको बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोला जाता है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। टू समराइज, समरी करने तो क्या बोलेंगे, बोलते हैं कि अगर आपका पार्ट डिफरेंस n लैम्डा है, मतलब 1 2 3 4 5 6 लैम्डा है, ठीक है, मतलब इंटीजर है एक तरीके से, तो आपका क्या होगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, ठीक है। मतलब इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 4I0 हो जाएगी। लेकिन अगर आपका पार्ट डिफरेंस n+1/2 लैम्डा है, इसमें 0 रखो तो λ/2, 1 रखो तो 1 होगा, तो 2 और 3 मतलब 3/2 लैम्डा, 5/2 लैम्डा, 7/2 लैम्डा, ठीक है। अगर इस तरीके का आपका पार्ट डिफरेंस है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 2.5 है तो 2.5 मतलब क्या होगा 5/2 लैम्डा। तो अगर वह इस तरीके का फेज डिफरेंस है तो आपका कैसा फेज आएगा, पार्ट डिफरेंस है तो कैसा फेज आएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा, और रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी। ये याद रखना, अभी इसमें यंग्स डबल स्लिप में काम आएगा, ठीक है। सो दिस फेज डिफरेंस 5 अगर अब अपन क्या जानना है, किसी भी एक पॉइंट के लिए देखते हैं, ठीक है। ये तो मैंने वैल्यू लेके चेक कर लिया। अगर अपन किसी भी एक पॉइंट के लिए लेके देखते हैं और डिफरेंस फेज डिफरेंस को 5 डालते हैं, ठीक है। भाई पहले में कितना फेज डिफरेंस था 4 पाई, दूसरे में कितना था 5 पाई। अगर मैं कोई भी 5 एंगल डालता हूँ, ठीक है, सो मेरा इक्वेशन पहले का ये है, दूसरे के इक्वेशन क्या हो जाएगा +5 में हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करो, ऐड कर लिया, ये फार्मूला लगाओ cos a + cos b कितना होता है 2 cos a + b/2 a - b/2, ठीक है। सो a + b/2, ठीक है, तो ये हो गया ये, ठीक है। a - b/2 मतलब ओमेगा टी से ओमेगा टी गया 5/2, सो ये बाहर आ गया, ठीक है। और ये मेरा यहाँ पे पड़ा, ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई में ही है वैसे। तो अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो ये कांस्टेंट है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो ये बाहर जो आता है उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड, 2a cos 5/2, ठीक है। ये मेरा क्या आ गया एम्पलीट्यूड। सो दिस इज़ माई एम्पलीट्यूड, और मेरे को क्या करना पड़ेगा, अगर मैं इसका स्क्वायर करता हूँ, ठीक है। सो एम्पलीट्यूड मतलब डिस्प्लेसमेंट, तो इसका मुझे क्या करना पड़ेगा, ये मेरा एम्पलीट्यूड आ गया डिस्प्लेसमेंट 2a cos 5/2, और इंटेंसिटी निकालनी तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, तो अगेन वही 4a² cos² 5/2। सो a² तो मतलब इसके साथ चल जाएगा, तो मेरा क्या आ जाएगा I = 4I0 cos² 5/2, ठीक है। तो मतलब कांस्टेंट क्या क्या चीज़ है, मतलब आप समझ रहे हो ना। जैसे मैं इसका स्क्वायर करता तो क्या आ जाएगा a² cos² ओमेगा t, तो ये मेरा क्या आ गया I0 हो गया, ठीक है। अब मैं अगर इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा, मतलब इसका जो रिजल्ट है इसका स्क्वायर करूँगा तो क्या आ जाएगा 4a² cos² 5/2 इंटू cos² ओमेगा t + 5/2, ठीक है। सो ये मेरा एंगल और ये मेरा a², ये कैसा आ जाएगा ये वाला I0, बचेगा क्या 4 cos² 5/2। सो दिस 4I0 cos² 5/2, ये मेरा क्या हो जाएगा इंटेंसिटी हो जाएगा, ये मेरा I0 है, ठीक है। सो वहीं इसमें भी एंगल अगर आप देख लो, पहले में अपन ने क्या देखा था कि 4 पाई था तो कंस्ट्रक्टिव आया था, 5 पाई आया था तो क्या आएगा डिस्ट्रक्टिव आया था। तो अगर 2 के मल्टीपल में आएगा तो क्या आ जाएगा आपका कंस्ट्रक्टिव आ जाएगा, लेकिन अगर ऑड नंबर में आ गया तो आपका क्या आ जाएगा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस आ जाएगा। इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी 0 आ जाएगी, इसमें क्या हो जाएगी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो जाएगी, ठीक है, समझ रहे हो। नाउ अगर कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्टिव में आगे बढ़ें, सो नाउ इफ़ द टू सोर्सेज आर कोहेरेंट, अगर कोहेरेंट है तो इसका क्या मतलब हुआ, कोहेरेंट का मतलब इफ़ टू नीडल्स आर गोइंग अप एंड डाउन रेगुलरली देन द फेज डिफरेंस फाई एट एनी पॉइंट विल नॉट चेंज विद टाइम, फेज डिफरेंस चेंज नहीं होना चाहिए विद टाइम, एंड वी विल हैव स्टेबल इंटरफेरेंस पैटर्न, दैट इज पोजिशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा विल नॉट चेंज विद टाइम, ठीक है, अगर कोहेरेंट सोर्सेज है तो, ठीक है। नाउ
हाउएवर इफ़ द टू नीडल्स डू नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अगर दोनों के बीच में टू नीडल मतलब जो अपन नीडल ऊपर यूज़ करे थे ना वो वेव रिपल बनाने के लिए, वो वाली नीडल की बात हो रही है, ठीक है। हाउएवर इफ़ द टू नीडल डू नॉट मेंटेन अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, देन द इंटरफेरेंस पैटर्न विल ऑल्सो चेंज विथ टाइम। If the phase difference changes rapidly with time, the position of maximum minima will also change rapidly with time. We will see a time average intensity distribution. When this happen, we observe an average intensity which is equal to I is equal to 2I naught, ठीक है। सो अब क्या होता है कि आपका फेज डिफरेंस सेम नहीं है, ठीक है। कोरेंट सोर्सेस हैं, कोरेंट सोर्सेस है, लेकिन वो बहुत ही रैपिड कोरेंट सोर्सेस नहीं है, मतलब दोनों सोर्सेस के बीच में फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट है तो कोरेंट हो गया, लेकिन अगर फेज डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है, फेज डिफरेंस चेंज हो रहा है, ठीक है। तो चेंज हो रहा है तो मतलब क्या होगा, वो इनकोरेंट सोर्सेस हो गए। तो इनकोरेंट सोर्सेस के जो इंटेंसिटी होती है वो कितनी होती है, आई इक्वल टू 2I नॉट, ठीक है। व्हेन द फेज डिफरेंस बिटवीन द टू वाइब्रेटिंग सोर्सेज चेंजेस रैपिडली विद द टाइम, वी से that the two sources are incoherent, and when this happen the intensity just add up, intensity add होके क्या हो, पहले कितनी थी I नॉट, बाद में कितना I नॉट, दोनों को ऐड कर ले कितना हो गया 2I नॉट, ठीक है। दिस इंडेड what happen when two separate light sources illuminate a wall, अपने घरों में भी जब लाइट जलती है, दो दिए जलाते हैं तो इस तरीके का एवरेज आ जाता है क्योंकि वो सेम सोर्सेज में नहीं होते, ठीक है। अब और अगर आपको थोड़ा सा डेफिनेशन में जाना है तो आप जा सकते हैं कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन में। कोरेंस पहले इसमें जाते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं। तो कोहेरेंट सोर्सेज मतलब द सोर्सेज विच एमिट अ लाइट, द सोर्सेज विच एमिट अ लाइट वेव विथ सेम फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फेज। फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और फेज क्या होना चाहिए, सेम, हैविंग अ कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ठीक है, और या फिर फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, इज नोन एज कोहेरेंट सोर्सेज। द कोहेरेंट सोर्सेज फॉर्म सस्टेन्ड इंटरफेरेंस पैटर्न व्हेन द वेव सुपर इम्पोज एंड पोजीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमा आर फिक्स। दो वेव जब मिलती है तो मैक्सिमम मिनिमा की पोजीशन क्या हो जाती है, फिक्स हो जाती है कोहेरेंट सोर्सेज में, ठीक है। इनकोहेरेंट सोर्सेज क्या होता है, कन्वेंशनल लाइट सोर्सेज आर यूज्ड टू प्रोड्यूस इनकोहेरेंट सोर्सेज, एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज एमिट अ लाइट वेव हैविंग डिफरेंट फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एंड फेज, दोनों अलग अलग होंगे। इन दीज वेव्स द ट्रांजिशन बिटवीन एनर्जी लेवल in an atom is completely random process, hence no control can be established over an atom that is going to lose energy in the form of radiation. The pattern of incoherent wave is also मतलब ठीक है। तो इनकोहेरेंट से मतलब बेसिक्स आपको याद करना, तो ये जो तीनों चीज़ें वो डिफरेंट होती है। मतलब अगर आप दो सोर्सेस ले लो, ये सिंक में वेव निकाल रहा है, ठीक है, तो दोनों सिंक में वेव निकाल रहे हैं, जब भी ये निकाल रहा है तब भी ये निकाल रहा है, दोनों अगर सिंक में निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों कोहेरेंट है। लेकिन सपोज ये वेव निकाल रहा है लेकिन ये नहीं निकाल रहा है, बाद में इतनी बड़ी निकाल दे, फिर ये निकाल दे, फिर तो मतलब पूरा एकदम रैंडम प्रोसेस, जो पैटर्न आएगा ना वो रैंडम आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आप, मैंने आपको ऊपर एक फ़ोटो दिखाई थी ये वाली, तो ये क्या है, कोहेरेंट सोर्सेस है, इसलिए बढ़िया सा पैटर्न मैक्सिमम मिनिमा का बन रहा है। लेकिन सपोज अपन ये एकदम मतलब परफेक्टली हो रहा है, लेकिन अपन अगर हाथ से करते तो ये परफेक्टली नहीं होगा। इसको आप पहले हिलाओगे, इसको थोड़ा बाद में हिलाओगे, या इसको धीरे हाथ से हिलाओगे, इसको जोर से मतलब ज़्यादा फोर्स से हिलाओगे, तो क्या होगा, इसमें जो पैटर्न ये अपने को देखने को ही नहीं मिलेगा, क्योंकि जनरली अपने हाथों से क्या होता है, ये दोनों सोर्सेस इनकोहेरेंट बन जाते हैं। यहाँ पे ये पूरा परफेक्टली कोहेरेंट सोर्स बनाया इसने, इसलिए जो परफेक्ट मैक्सिमम और मिनिमा की पोजीशन आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर आपका कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। इंटरफेरेंस मतलब होता है दो वेव का मिलना, ठीक है, और सोर्सेज का मतलब होता है वेव का निकालना। अगर सेम फ्रीक्वेंसी और सेम फेज की वेव निकाले तो उसको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्स। अगर अलग अलग फेज डिफरेंस अगर कांस्टेंट नहीं हो, फेज डिफरेंस अगर अलग अलग हो, टाइम के साथ चेंज हो रहा हो, तो उसको बोलते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज, जो हाथों से मतलब रैंडम जो होती है वो, ठीक है। अब जब दो वेव मिल जाती है तो मिलने के बाद क्या होगा, एक होता है कंस्ट्रक्टिव, एक होता है डिस्ट्रक्टिव। मैंने पहले बता दिया आपको, जैसे पहली ये वेव ये है, ठीक है। अब इसके अपोजिट अगर कोई वेव आती है, मतलब कोई ऐसी वेव आती है, ठीक है, तो वो क्या होगा, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, मतलब एक ऊपर एक नीचे खत्म हो गया, तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दो वेव ऐसे मिल गई, ठीक है, तो सत्यानाश हो गया। नाउ अगर एक वेव ये है और इसी के ऊपर एक दूसरी वेव इस तरीके से आ रही है, तो क्या होगा, ये दोनों एडअप हो गए, एडअप हो गए, एडअप हो गए, तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, ठीक है। ये दोनों वेव के मिलने का अंतर है, समझ गया ना सारा पूरा। सो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर व्हेन टू वेव कंबाइन टू फॉर्म अ लार्जर वेव, ठीक है। तो दो वेव मिलके एक बड़ी वेव बनाते हैं तो उसको कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोला जाता है।
वाइल डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर व्हेन टू वेव कैंसिल आउट ईच अदर, दोनों कैंसिल आउट कर देते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। और जाना जाए तो अकर व्हेन टू वेव ट्रेवल्स इन सेम डायरेक्शन ओवरलैप एंड देयर क्रेस्ट कंबाइन, ठीक है, देयर क्रेस्ट जो है वो कंबाइन हो जाते हैं, क्रेस्ट ऊपर वाले भाग। द रिजल्टेंट वेव एम्पलीट्यूड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू वेव, ठीक है, रिजल्टेंट वेव का एम्पलीट्यूड दोनों के सम के बराबर होगा। द वेव आर इन फेज एंड रीइंफोर्स इज द रीइंफोर्स मतलब एक दूसरे के ऊपर बैठ जाती है, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव में क्या होता है, अकर व्हेन टू वेव ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन आर अलाइन एट द क्रेस्ट ऑफ वन वेव एंड ट्रफ ऑफ द अदर, पहले का क्रेस्ट और दूसरे का ट्रफ, तो क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। ये जो ऊपर उठता हुआ पार्ट होता है इसको बोलते हैं क्रेस्ट, और नीचे जो रहता है इसको बोलते हैं ट्रफ। ये देखो स्पेलिंग आपको देखनी है ध्यान से, तो यहाँ पे ये ट्रफ और ये क्रेस्ट, ठीक है। द वेव आर आउट ऑफ द फेज एंड कैंसिल ईच अदर, दोनों को कैंसिल, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देती है। रिजल्टेंट वेव नो लॉन्गर डिस्टर्ब द मीडियम, होती ही नहीं वेव तो डिस्टर्ब क्या करेगी। यू कैन डिटरमाइन वेदर द इंटरफेरेंस इज कंस्ट्रक्टिव और डिस्टर्ब बाय लुकिंग एट द रिलेटिव फेज ऑफ द वेव एंड एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव। एम्पलीट्यूड अगर मैक्सिमम होता है तो कंस्ट्रक्टिव है, एम्पलीट्यूड अगर जीरो होता है तो डिस्ट्रक्टिव है, ठीक है। अब आता है बहुत फेमस यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, ठीक है। देखो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार एग्जाम में आते रहता है। जो अभी जो पढ़ा है ना वो ठीक है, मतलब पढ़ाने को एनसीईआरटी में सब पढ़ाना ही पड़ेगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ें सारी इंपॉर्टेंट है वैसे, ठीक है, ये सब काम आएगा अभी। इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव एंड यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, तो इनको क्या करना था यंग्स साहब को, इन्होंने एक पेपर का शीट लिया बहुत ही बढ़िया और उसमें दो छोटे से होल बनाए, ठीक है, लेकिन उन होल को कोहेरेंट बनाता था, मतलब उन होल में से जो लाइट निकले वो एक ही फ्रीक्वेंसी और एक ही फेज की होनी चाहिए, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, उससे पहले एक और पेज लिया और उसके ऊपर एक छेद किया, ठीक है, एक छेद लेके यहाँ से टॉर्च मारी, यहाँ से टॉर्च मारी तो यहाँ से एक बहुत ही पतला छेद था तो उसके हल्की सी रे निकली, वो इन दोनों पे जाके गिरी, ठीक है। अब अगर इसमें कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है, भाई सोर्स में डिस्टर्बेंस होगा तो इसमें डिस्टर्बेंस आएगा, लेकिन अगर इसमें कोई भी डिस्टर्बेंस होगा तो वो इसमें डिस्टर्बेंस क्या होगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए इन दोनों जो सोर्स बनेंगे S1 S2 उसमें कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं आएगा, और उसके बाद यहाँ पे जो आपका जो भी पैटर्न है इस स्क्रीन पे देखा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये दो कोहेरेंट सोर्स बनाने के लिए उन्होंने इतना जुगाड़ किया, क्या किया, पहले टॉर्च ली, एक पेज लिया, एक छेद मारा, उसके ऊपर लाइट गुजारी। अब इसमें से जो भी डिस्टर्बेंस होगा वो इन दोनों पे जाने दिया, ठीक है। सो जो भी चीज़ डिस्टर्बेंस था नहीं था फेज थे वो एक साथ गया, तो दोनों में हमेशा क्या रही, एक ही फेज में रही, ठीक है। उसके बाद में आगे पैटर्न इसका देखा गया, देखो नाउ लाइट वेव स्प्रेड फ्रॉम S एंड फॉल ऑन बोथ S1 S2 देन बिहेव लाइक टू कोहेरेंट सोर्सेज, ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज़, बिकॉज लाइट वेव कमिंग आउट फ्रॉम S1 S2 आर डिराइव फ्रॉम द सेम ओरिजिनल सोर्स, किससे, S से, एंड एनी एब्रप्ट चेंज इन S विल मैनिफेस्ट इन एग्जैक्टली सिमिलर फेज चेंज इन द लाइट कमिंग आउट फ्रॉम S1 एंड S2। अगर S में कुछ भी चेंज होता है तो वो S1 S2 में क्या होगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा, मतलब उसमें दिखने लगेगा और दोनों सेम होंगे, ठीक है। दस द टू सोर्सेज S1 S2 विल बी लॉक्ड इन फेज, मतलब इनका जो फेज है वो क्या हो जाएगा, लॉक हो जाएगा। द स्फेरिकल वेव इमिटिंग फ्रॉम S1 S2 विल प्रोड्यूस इंटरफेरेंस फ्रिंज ऑन द स्क्रीन ऑफ G1 G2, ठीक है। सो यहाँ पे ये S है, फिर ये S1 S2 है, दोनों के बीच का जो गैप है उसको D बोला जाता है, ठीक है। ये मेरी स्क्रीन है वो D डिस्टेंस पे पड़ी हुई है, कैपिटल D। अगर मैं किसी भी एक्स पोजीशन पे मैं देखता हूँ कि मेरे को जो लाइट बनेगी वो कैसी बनेगी, ठीक है, फ्रिंज बनेगा वो कैसा बनेगा, पैटर्न बनेगा कैसे बनेगा, कहीं पे डार्क है कहीं पे ब्राइट है, वो कैसा बनेगा वो देखना है। तो इसका सिंपल सा फार्मूला निकाला गया, वो फार्मूला ये था कि अगर आपका फेज डिफरेंस, ठीक है, फेज डिफरेंस नहीं, पाथ डिफरेंस, अगर आपका पाथ डिफरेंस मतलब XD/D कितना n लैम्बडा होता है, अपन ने पहले ही पढ़ा था, अगर n लैम्बडा होता है तो क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, ठीक है। सो यहाँ से क्या होगा, x निकलेगा दिस, तब क्या होगा आपका कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होगा, ब्राइट लाइट होगी, ठीक है। एंड अगर आपकी डार्क लाइट हो रही है तो डार्क लाइट कहाँ पे होगी, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इन डार्क रीजन कहाँ पे होगी, ये पाथ डिफरेंस विल बी इक्वल टू n+1/λ2। ये अभी भी मैंने जाना था कि नहीं जाना था, ये देखो अभी भी जाना था, ये रहा ना n लैम्बडा पाथ डिफरेंस किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, n+1/2 लैम्बडा किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए पाथ डिफरेंस, ठीक है। सो यहाँ से बस ये ऊपर नीचे करके आपका जो है वो निकल जाएगा कि कहाँ पे ब्राइट फ्रिंज है कहाँ पे डार्क फ्रिंज है। दस द डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज
बैंड्स अपीयर ऑन स्क्रीन, सच बैंड आर कॉल्ड फ्रिंज। डार्क एंड ब्राइट, जैसे ये डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया, फिर डार्क हो गया, फिर ब्राइट हो गया, इससे पैटर्न बनता है, ठीक है। जैसे वो बन रहा था ना वाटर वाला, वाटर रिपल्स वाला ऐसा, सो इनको फ्रिंजेस बोला गया। शोज दैट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेज आर इक्वली इन स्पेस, तो स्पेस कैसा होता है इनके बीच में, इक्वल स्पेस था, ठीक है। सो दिस इज इट। नाउ अगर आपको ये डाउट आ रहा है कि एक्स डी बाई डी कहाँ से आया और डी लैम्बडा की इक्वल कहाँ से आया, तो आप थोड़ा सा इसमें डेरिवेशन भी करके देख सकते हो वैसे करने को। तो इस तरीके से है, देखो इसको एक्स मानो यहाँ पे, ठीक है। सो इस तरीके ये डायग्राम बना हुआ है। अब मेरे को क्या निकालना है, इन दोनों, मेरा ये S1 है, ये S2 है, तो ये दोनों वेव है, इन दोनों के बीच का मुझे क्या निकालना है, पाथ डिफरेंस निकालना है। जैसे अपन निकाले थे ना पाथ डिफरेंस, देखो ये यहाँ पे निकाले थे अपन पाथ डिफरेंस, तो निकाले हैं। ये देखो दोनों के बीच का पाथ डिफरेंस 2.5 लैम्बडा, दोनों के बीच का पाथ का डिफरेंस, तो वही चीज़ यहाँ पे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं पाथ डिफरेंस निकालूँ तो वो कितना आएगा तो मैं इस लाइन से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर डालता हूँ, ठीक है। तो अब ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल हो गए तो डिफरेंस कितना बचा, ये वाला, तो मुझे यही मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है। अब इसको मैं कैलकुलेट कैसे करूँगा, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो डी है ना वो बहुत ही छोटा है, ठीक है, किसके मुकाबले, इस डी के मुकाबले, दोनों की गैप के मुकाबले। देखो यहाँ पे दिया हुआ है कि ये डी जो है बहुत ही छोटा है, तो डी अगर बहुत छोटा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि स्क्रीन पे कोई भी पॉइंट है, तो मतलब कैसा हो गया कि ये एंगल जो है वो लगभग लगभग क्या है, थीटा है, दोनों का एंगल सेम है, ठीक है, दोनों एक ही एंगल पे है, दोनों एक ही पॉइंट है, एक तरीके से बहुत ही क्लोज पॉइंट है, ठीक है। अगर ये बहुत ही क्लोज पॉइंट है तो ये मेरा जो थीटा है वो क्या होगा, बहुत ही स्मॉल होगा, ठीक है। थीटा अगर बहुत ही स्मॉल है, क्योंकि बहुत दूर है ना, डी इज़ लेस देन डी, बहुत दूर है, तो थीटा क्या हो गया, वेरी स्मॉल, ठीक है, बहुत स्मॉल है, तो मैं इसको एक ही मान सकता हूँ ना। अगर ये एंगल थीटा है मेरा, ठीक है, अगर ये एंगल थीटा है तो अगर ये एंगल मेरा थीटा है, ठीक, देखो, तो अगर ये एंगल अगर लैम्बडा है, थीटा है, तो मेरा ये जो बचा हुआ एंगल वो कितना होगा, 90 माइनस थीटा, ठीक है। अभी छोटा सा ये वाला ट्राइंगल देखो, ठीक है, अगर अब मैं ये वाला ट्राइंगल देखूँ तो मेरे पास ये वाला जो एंगल है वो कितना है, 90 डिग्री, ये मेरा कितना है, 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो ये ऊपर वाला एंगल बचा वो कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, बस इसी चीज़ को क्या ले लिया है, थीटा। अभी ये वाला ट्राइंगल देखो, ये ठीक है, तो ये मेरे को निकालना है, ये मेरा फेज डिफरेंस है, ये ठीक है। सो ये मेरा थीटा है, ये मेरा 90 है, ठीक है, ये मेरे को निकालना है, ये मेरा फेज डिफरेंस, मतलब इसको लैम्बडा दे देता हूँ। और ये जो हाइट है, इस हाइट को अपना बोला गया डी, ठीक है। सो यहाँ से मैं अगर टेन थीटा निकालता हूँ, ठीक है, तो टेन थीटा निकालोगे तो आपको क्या आ जाएगा, लैम्बडा बाय टेन थीटा विल बी इक्वल टू वॉट, साइन थीटा, क्योंकि थीटा बहुत ही छोटा है, ठीक है, थीटा बहुत ही छोटा है, तो साइन थीटा और टेन थीटा क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो अगर मैं साइन थीटा लिखूँ तो साइन थीटा आपका क्या हो जाएगा, लैम्बडा बाय डी, ठीक है। सो ये जो क्या है, बेसिकली फेज डिफरेंस है। सो दिस फेज डिफरेंस इज व्हाट, सपोज मैं इसको डेल्टा जेड बोलता हूँ, सो ये हो जाएगा लैम्बडा बाय डी, लैम्बडा बाय डी इज व्हाट, फेज डिफरेंस, ठीक है। अगेन अगर मैं ये वाला ट्राइंगल लेता हूँ, अब देखो कौन सा ट्राइंगल ले रहा हूँ, ये वाला, ये ठीक है, ये मेरा थीटा था, ठीक है। अब मेरे को टेन थीटा इज इक्वल टू थीटा, मतलब फेज डिफरेंस, तो कितना है टेन थीटा, दिस, मतलब इसको एक्स मान लेता हूँ, सो दिस एक्स बाय वॉट, डी, ठीक है। सो इसको और इसको मैं क्या कर देता हूँ, इक्वल कर देता हूँ, मतलब ये समझ लो एक्स बाय डी इज इक्वल टू लैम्बडा बाय डी, ठीक है। सो यहाँ से मेरा एक्स कितना आ गया बताओ, एक्स आ गया लैम्बडा बाय डी इंटू डी, ठीक है। सो ये आप यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। आई मीन अगर इसमें अगर आपको ये निकालना है, लैम्बडा निकालना है ना अपन को, डी बाई डी, ठीक है। तो यहाँ से लैम्बडा निकालो, क्या आएगा, एक्स डी बाई डी, देखो तो यही तो अपन ने यूज़ किया है, ये देखो एक्स लैम्बडा इज इक्वल टू एक्स डी बाई डी, ठीक है। सो लैम्बडा इज इक्वल टू एक्स डी बाई अपन ने यही यूज़ किया गया। तो इससे क्या डिराइव कर सकते हो, लेकिन आपकी ज़रूरत नहीं है, इतना है नहीं, आप सीधे सीधे इसको याद भी कर सकते हो। सो ये हो गया आपका यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। नाउ आगे आता है आपका डिफ्रैक्शन। सो डिफ्रैक्शन क्या होता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर सच दैट द स्प्रेड आउट एंड इल्यूमिनेट्स एरिया वेयर द शेडो इज एक्सपेक्टेड, ठीक है। अब सपोज मैंने एक छोटा सा मैं एक होल बनाता हूँ इस तरीके से, यहाँ से कोई रे आ रही है, ठीक है। सो यहाँ से रे कैसे पास करेगी, ऐसे जानी चाहिए, ठीक है। अगर ऐसे जाएगी तो यहाँ पे क्या रहेगा, अंधेरा रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ से रे आके कैसी हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है, ऐसे हो जाती है। तो जहाँ पे अंधेरा अपन एक्सपेक्ट कर रहे थे वहाँ पे भी क्या हो जाता है, उजाला हो जाता है, ठीक है। सो डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट इज डिफाइंड एज बेंडिंग ऑफ लाइट, यहाँ से क्या हो रही है, बेंड हो रही है, ठीक है। सो बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड कॉर्नर्स सच दैट
सच दैट इट स्प्रेड्स आउट एंड इलिमिनेट्स एरिया वेयर शेडो इज एक्सपेक्टेड। ठीक है, अगेन दूसरी डेफिनेशन एनसीईआरटी वाली पढ़े तो डिफ्रैक्शन इज जनरल कैरेक्टरिस्टिक जो है वो सबके द्वारा की गई साउंड द्वारा। अगर आप साउंड होगा तो एक रूम से दूसरे रूम में सुनाई नहीं देगा अगर डिफ्रैक्शन नहीं होगा तो। ठीक है, बीच में दीवार होती है तो वो ऐसे कूद के मुड़ के ऐसे जाती है। ठीक है, सो साउंड वेव, लाइट वेव, वाटर वेव, मैटर वेव सब में जो है डिफ्रैक्शन होता है। और अगर आप सीडी को देखोगे तो उसमें जो कलरफुल पार्ट होता है वो किसके कारण होता है? डिफ्रैक्शन के कारण होता है। सो डिफ्रैक्शन क्या है? सिंगल स्लिट का डिफ्रैक्शन हम पढ़ने वाले हैं। सो लाइट स्प्रेड्स आउट फ्रॉम नैरो होल्स एंड स्लिट्स। ठीक है, यहाँ से स्प्रेड होती है। इट सीम्स टू टर्न अराउंड कॉर्नर्स एंड एंटर रीजन वेयर वी वुड एक्सपेक्ट अ शैडो। इट सीम्स टू टर्न अराउंड कॉर्नर्स, कॉर्नर के अराउंड मुड़ती है, और एंटर रीजन वेयर वी वुड एक्सपेक्ट शैडो, जहाँ पे शैडो होगी मतलब वहाँ हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं भाई यहाँ तो लाइट नहीं जानी चाहिए, शैडो होनी चाहिए, वहाँ पे भी लाइट पहुँच जाती है। तो इस फेनोमेना को क्या बोला जाता है? डिफ्रैक्शन बोला जाता है। और इसको कैसे समझा जाता है? वेव के द्वारा ही समझा जा सकता है। अगर पार्टिकल समझोगे तो इधर से आया इधर से गया, बात खत्म होगी, यहाँ पे तो बिल्कुल कुछ पहुँचा ही नहीं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको डिफ्रैक्शन को ओनली वेव से ही समझा जा सकता है। ठीक है, सो अपन ने जो यंग्स डबल स्लिट किया था उसमें डबल स्लिट यूज़ किया था, लेकिन अपन इसमें क्या करने वाले? सिंगल स्लिट यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे सिंगल स्लिट वेव आएगी सो वो वेव यहाँ से गुजारेंगे तो अपन को एक पैटर्न देखने को मिलेगा। तो इसमें क्या देखने को मिलता है कि जो सेंट्रल पैटर्न होता है वो क्या होता है? बहुत ही बड़ा होता है। उसके बाद में धीरे 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 लाइट होते छोटे जाते हैं। ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि इसका जो सिंगल स्लिट के द्वारा डिफ्रैक्शन होता है उसका पैटर्न ड्रॉ करो। सो ये इसका जो ग्राफ है वो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। तो इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोटोग्राफ ऑफ फ्रिंज ड्यू टू डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। ठीक है, सो व्हेन द डबल स्लिट in Young's experiment is replaced by single narrow slit monochromatic source, monochromatic मतलब single frequency, a broad pattern with central bright region, broad pattern आया और bright region कौन सा था? central, on both side there are alternate dark and bright face, bright यहाँ पे जो है alternate both side में आगे पीछे alternately dark and bright fringes देखे गए। fringes मतलब bands। द इंटेंसिटी बिकमिंग वीकर अवे फ्रॉम द सेंटर, जैसे जैसे दूर जा रहे थे वैसे वैसे इंटेंसिटी कम होती होती जा रही थी। तो ये आपको लिखना पड़ेगा। वो बोलेगा कि सिंगल स्लिट के द्वारा डिफ्रैक्शन का जो है वो ग्राफ प्लॉट करो और उसका ऑब्जर्वेशन बताओ। तो आपको बताना पड़ेगा कि जो सेंट्रल है वो सेंट्रल में एक ब्राइट फ्रिंज बनता है, उसके बाद में जो है वो अल्टरनेट बोथ साइड में अल्टरनेट जो है वो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंज बनते हैं और उनकी इंटेंसिटी धीरे धीरे वीकर होती जाती है। ठीक है, तो अंडरस्टैंड दिस, इसको अगर अंडरस्टैंड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक छोटा सा देखना पड़ेगा आगे। ये डायग्राम विच शोज अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट फॉलिंग नॉर्मली ऑन द स्लिट एल एन। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्लिट है, इसका नाम है एल एन। ठीक है, ये स्लिट, यहाँ पे एक लाइट आ रही है इस तरीके से नॉर्मली। ठीक है, और वो इसके ऊपर गिर रही है। ऑफ विड्थ ए, इसकी विड्थ कितनी है? ए विड्थ है इसकी, ए विड्थ है। द डिफ्रैक्टेड लाइट गोज ऑन टू मीट अ स्क्रीन, द मिड पॉइंट ऑफ स्लिट इज एम, एम का जो स्लिट का मिड पॉइंट है वो एम है। ठीक है, और इस एम से एक परपेंडिकुलर लाइन खींची गई है, वो यहाँ पे स्क्रीन की तरफ जा रही है वो। ठीक है, सो स्ट्रेट लाइन थ्रू एम परपेंडिकुलर टू द स्लिट मीट द स्क्रीन एट सी, सी पे जो है उसको मिलती है। वी वांट द इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पी ऑन द स्क्रीन एज बिफोर, किसी भी पॉइंट पी पे जो है मैं इंटेंसिटी चाहता हूँ तो कितनी होगी? एज बिफोर द स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग पी एट डिफरेंट पॉइंट्स एल एम एन कैन बी ट्रीटेड एज पैरेलल मेकिंग एन एंगल थीटा विद द नॉर्मल एम सी। ठीक है, देखो तो वही है, कुछ नहीं है यार। देखो अपन क्या पढ़ रहे थे कि जहाँ पे बहुत सारी जो जगह होती है वहाँ पे वेव फ्रंट जो बनता है उस पर क्या अलग अलग पॉइंट होते हैं, ये सोर्स होते हैं। तो बस ये इधर से लाइट आ रही है तो यहाँ पे इसके बहुत सारे सोर्स बन गए, ये पॉइंट सोर्स। ठीक है, इसके द्वारा कोई भी एक पॉइंट पी इधर लिया गया, उस पर कितनी इंटेंसिटी होगी? तो बस ये लाइन ड्रॉ कर दी, और ये लाइन ड्रॉ कितने पे की है? थीटा एंगल पे। ठीक है, तो सब बहुत पास पास में, स्लिट बहुत छोटा है तो हम एंगल जो सेम ही मानते हैं सबका, और लाइन को पैरेलल ही मानते हैं, और कितने पे मानते हैं? थीटा पे मानते हैं। अब यहाँ पे जो इंटेंसिटी होगी वो उसका फार्मूला क्या होगा? अपन ने क्या देखा था अभी कि जो पाथ डिफरेंस अगर एन लैम्बडा आया तो मेरा क्या आएगा? मैक्सिमम वो आएगा इंटेंसिटी। ठीक है, और मैंने एन प्लस 1/2 वाला जो देखा था लैम्बडा, सो वो क्या आएगा अपना? मिनिमम या फिर ब्राइट डार्क फ्रिंजेस। ये ब्राइट वाले आ गए थे, ये डार्क वाले आ गए थे, लेकिन यहाँ पे उल्टा है। देखो, इट इज़ ऑब्जर्व दैट इंटेंसिटी एज अ सेंट्रल मैक्सिमा एट थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 पर तो सेंट्रल मैक्सिमा है ही है। ऑन द अदर सेकेंडरी मैक्सिमा, ठीक है, विल बी एट n+1/2,
लेमडा बाय ए। जो सेकेंडरी मैक्सिमम होगा, मतलब ये जो सेकेंडरी मैक्सिमा है, पहले सेंट्रल मैक्सिमा, फिर डार्क, फिर एक सेकेंडरी मैक्सिमा आया, ये पहला है, ये सेकेंडरी है, तो वो कब आएगा, n+1/2 इंटू लेमडा बाय ए, ठीक है, यहाँ पे आएगा। विच गो ऑन बिकमिंग वीकर एंड वीकर विद इंक्रीजिंग एन, जैसे जैसे एन बढ़ता रहता है वैसे वैसे वीकर होता रहता है आगे, इसका फार्मूला दे दिया उसने। मिनिमा, मिनिमा मतलब जहाँ पे डार्क फ्लैंजेस है, मतलब जो जीरो इंटेंसिटी है, तो वो कितने पे आएगा, वो आएगा आपका एन लेमडा बाय ए। लेमडा बाय ए है इसमें सब में करना है, बस वहाँ पे इसमें एन लेमडा है, इसमें n+1/2, उल्टा हो गया इसमें एक तरीके से देखा जाए तो, ठीक है, उसके मुकाबले। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब कोई पूछे कि आपको डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस में क्या अंतर है, तो इसमें रिचर्ड फेमन साहब ने, मैंने सीधा एनसीईआरटी से लाइन उठाया है, देखो बोला है कि रिचर्ड फेमन सेड that when there are only few sources, says two interfering sources, then the result is usually called interference। अब बोलता है कि अगर दो सोर्स है और उसके कारण आपको वेव को कंबाइन करना है तो बोलता है कि इंटरफेरेंस है। लेकिन अगर अब बहुत सारे सोर्स है, बहुत सारी वेव आ गई, उनको कंबाइन करना है, जैसे यहाँ पे आ रही है बहुत सारी वेव MNN, बहुत सारे सोर्स है, वहाँ पे तो खाली 2 स्लिट ही थे, तो यहाँ पे बहुत सारे सोर्स है, उसके कारण लाइन को कंबाइन करना है, तो उसको क्या बोलेंगे अपन, डिफ्रैक्शन बोलेंगे, ठीक है। देन द यूजुअल इंटरफेरेंस, बट इफ there is a large number of sources, it seems that the word diffraction is used, ठीक है। in interference and diffraction light energy is redistributed, कैसे, bright dark इस तरह redistribute होता है। it is reduced in one region producing dark fringe, increase in another region producing bright fringe, there is no gain or loss of energy which is consistent with the principle of conservation of energy। मतलब कहीं पे भी एनर्जी का लॉस या गेन नहीं है, कहीं पे ब्राइट है तो कहीं पे डार्क है, तो मतलब वो रीडिस्ट्रीब्यूट हो रही है एक तरीके से, ठीक है। सो ये इसका अंतर है। नाउ इसका एक टॉपिक जो है क्या है, पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन में कुछ नहीं होता कि एक मटेरियल है, ठीक है, जैसे एक वेव है, ठीक है। सो ये तो मैंने आपको प्लेनर 1D वेव बताई है, ठीक है। 3D में वेव कैसी होती है, ऐसे रिपल्स के फॉर्म में होती है, ठीक है, सपोज। तो नाउ स्फेरिकल रिपल्स एक तरीके से। नाउ पहले कुछ डेफिनेशन है वो जान लेते हैं, ठीक है। तो सपोज ये इसको स्ट्रिंग वेव बोला जाता है, मतलब जो नॉर्मल सबसे सिंपल वेव होती है उसको स्ट्रिंग वेव बोला जाता है, उसको साइनसोइडल वेव है और उसका ये फार्मूला होता है, ठीक है। सिंस द, अब इसमें क्या खास बात होती है कि अगर कोई भी पार्टिकल होता है ना, वेव किधर बढ़ रही है, इधर बढ़ रही है, लेकिन पार्टिकल कैसे मूव होता है, ऐसे ऐसे मूव होता है, ऐसे ऐसे मूव होता है। सपोज है वैसे देखो इसको, ठीक है, इस तरीके से अगर ये वेव चल रही है तो ये इसका डायरेक्शन है, ठीक है। सो यहाँ पे जो पार्टिकल है वो क्या होगा, अभी यहाँ पे, लेकिन थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये वेव क्या होगी, थोड़ी देर बाद ये क्या वेव होगी, सपोज ये वेव ऐसे होती है थोड़ी देर बाद, ठीक है, तो यही पार्टिकल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फिर सपोज ये ऐसे होती है नीचे से, तो यही पार्टिकल नीचे पहुँच जाएगा, तो ये पार्टिकल ऊपर नीचे एक ही जगह पे जो है होता रहेगा, ठीक है। सो पार्टिकल का जो मूवमेंट होता है वो हमेशा क्या होता है, वेव की डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है, इसलिए इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोला जाता है, ठीक है। तो सिंस द डिस्प्लेसमेंट विच इज अलोंग वाई एक्सिस या वाई डायरेक्शन इज राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इधर है लेकिन डिस्प्लेसमेंट किधर, वाई की तरफ हो रहा है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, वी नो वी हैव व्हाट इज नोन एज ट्रांसवर्स वेव, इसके लिए इसको ट्रांसवर्स वेव बोला जाता है। एज सिंस द डिस्प्लेसमेंट इज इन वाई डायरेक्शन, अपन इसको क्या बोलते हैं, वाई पोलराइज वेव भी कई बार बोला जाता है, खाली वेव की बात हो रही है, अभी पोलराइजेशन की बात नहीं हो रही, ठीक है। पहले डेफिनेशन बता रहा हूँ मैं आपको। सिंस ईच पॉइंट ऑन द स्ट्रिंग मूव इन स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, द वेव इज ऑल्सो रेफर्ड एट लीनियरली पोलराइज्ड वेव, ठीक है। सो हमेशा जो क्या हो, स्ट्रेट लाइन में सारे पार्टिकल मूव करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, लीनियरली पोलराइज्ड वेव, ठीक है। फर्दर स्ट्रिंग्स ऑलवेज रिमेन कन्फाइंड टू एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जा रही है तो आपके इसी प्लेन में ये वाई, ये एक्स वाई प्लेन में ही है, तो इसको प्लेन पोलराइज्ड वेव भी बोला जाता है, ठीक है। नाउ देखो, इन द सिमिलर मैनर वी कैन अंडरस्टैंड, वी कैन कंसिडर दैट वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इन एक्स जेड प्लेन में भी हो सकती है, मतलब इसी तरीके की भी हो सकती है। सपोज ये जेड प्लेन है, ये एक्स प्लेन है, ठीक है। इन एक्स जेड प्लेन जनरेटिंग अ जेड पोलराइज्ड वेव हुज डिस्ट्रीब्यूशन या डिस्प्लेसमेंट विल बी गिवन बाय दिस, सेम ही है इक्वेशन। तो इफ़ द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज चेंज्ड रेंडमली, ठीक है, तो पहले ऐसे ऐसे था, फिर इसको ऐसे ऐसे कर दिया, मतलब समझ रहे हो, मैं 3D में आपको बताऊंगा अभी इसके माध्यम से बता रहा हूँ। देखो जैसे इसमें 2-3 वेव है, देखो जैसे एक ये ऑरेंज वाली है, फिर ये ब्लू वाली है, फिर ये येलो वाली है, ये सबका अलग अलग वेव है, ये सबका अलग अलग एंगल है, ये 90 डिग्री पे, ये दोनों आपस में 90 डिग्री पे,
फिर ये आपस में 90 डिग्री पे, तो ये तीनों 120 डिग्री पे। इस तरीके का एक माहौल मतलब जो है वो बन रहा है ये लोग, ठीक है, इस तरीके का एक ही लाइन में जो जा रही है। सो ये अलग अलग अगर इस तरीके से हो एंगल में तो क्या होगा, देखो, इफ़ द प्लेन ऑफ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग इज चेंज रैंडमली, अगर रैंडमली मैं चेंज कर दूँ एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में स्विच करूँ इन वेरी शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम, देन वी हैव व्हाट इज नोन एज अनपोलराइज्ड वेव, ठीक है। सो जो वेव जो निकलेगी वो क्या होगी, अनपोलराइज्ड वेव होगी, ठीक है। दस फॉर अनपोलराइज्ड वेव डिस्प्लेसमेंट विल बी रैंडमली चेंज विद द टाइम, दो इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपोगेशन। डिस्प्लेसमेंट जो हमेशा डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होगा, और अनपोलराइज्ड वेव होगी तो उसमें क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट एकदम रैंडम होगा, ठीक है। लाइट वेव आर ट्रांसफर्स इन नेचर, ट्रांसफर तो होते ही, ट्रांसफर मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो परपेंडिकुलर होता है प्रोपोगेशन के, इसलिए इसको ट्रांसफर्स वेव बोला जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एसोसिएटेड विद द प्रोपोगेशन ऑफ लाइट वेव इज ऑलवेज एट राइट एंगल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। तो जो अपन बात कर रहे हैं प्रोपोगेशन होगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, ठीक है। अब बात करते हैं पोलरॉइड की, ये तो बेसिक वेव की बात थी, ठीक है। अब पोलरॉइड की बात करते हैं, पोलरॉइड में क्या होगा। पोलरॉइड क्या होता है, एक खास टाइप का मटेरियल होता है, उसमें खास टाइप का क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल अलाइन इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, उसमें मॉलिक्यूल एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं, पर्टिकुलर डायरेक्शन में। द इलेक्ट्रिक वेक्टर एसोसिएटेड विद द प्रोपोगेटिंग लाइट वेव अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ अलाइन मॉलिक्यूल गेट एब्जॉर्ब्ड, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, जैसे इसमें ये लगाया हुआ है, ठीक है, जैसे ये प्लेट है, तो इसमें क्या होता है, एक खास टाइप का मॉलिक्यूल जो होते हैं वो अलाइंड होते हैं, और वो अलाइंड मॉलिक्यूल क्या करते हैं, जब भी आपके पास वेव आती है तो उसके जो डायरेक्शन में होते हैं, उसके जो डायरेक्शन में होते हैं उसमें क्या होता है, मॉलिक्यूल जो है वो सब सारी वेव को एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही खाली वेव को पास होने देते हैं, उसको बोला जाता है पास एक्सिस। बाकी सारी डायरेक्शन में जो वेव होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो आपको एक अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट बने तो क्या करोगे, एक पोलराइजर बीच में लगा दोगे, तो जितने भी आलतू फालतू डिस्ट्रक्शन है वो सबको एब्जॉर्ब कर लेगी। सपोज इस डायरेक्शन में वेव पास करानी है तो बाद में वो इसी डायरेक्शन में वेव जो है वो निकलेगी, ठीक है। जैसे पहले ऐसी थी रैंडम, ठीक है, बाद में मैंने पोलराइजर लगाया तो सारी जो जितना भी डिस्टर्बेंस है सबको एब्जॉर्ब कर लिया, खाली एक ही डायरेक्शन को अलाउ कर दिया, ठीक है, उसको जाने दे दिया। अब फिर मैंने एक ऐसा पोलराइज लगा दिया जो इसको भी ऑब्जर्व करता है, तो आगे कुछ बचा ही नहीं, तो कुछ भी लाइट नहीं आएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे भी ऐसा ही हो रहा है, देखो यहाँ पे ये बहुत सारा रैंडम लाइट था, ठीक है, अनपोलराइज लाइट था। फिर मैंने एक ऐसा फिल्टर लगाया जिससे सारे क्लियर हो गए, और खाली ये एक ही एक्सिस में जो, जैसे वाई जेज एक्सिस या कुछ भी एक एक्सिस में बोलूँ, एक ही एक्सिस में जो है वो अलाउ कर रहा है पास करना। तो इस एक्सिस के जो इस जो पासिंग वेव है इसके एक्सिस को पास एक्सिस बोला जाता है, ठीक है। दस इफ एन अनपोलराइज्ड लाइट वेव इज इंसिडेंट ऑन सच ए पोलरॉइड, देन द लाइट वेव विल गेट लीनियरली पोलराइज्ड with the electric vector oscillating along the direction perpendicular to the aligned molecule, ठीक है। मॉलिक्यूल का जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगा उसमें ही ऑसिलेटिंग कर रहे होंगे, उन्हीं मॉलिक्यूल को पास करने देगा। दिस डायरेक्शन इज नोन एज पास एक्सिस ऑफ द पोलरॉइड, उसको पास एक्सिस ऑफ द पोलरॉइड कहा जाता है, ठीक है। एक बार और देखो, इफ एन अनपोलराइज्ड लाइट वेव इज इंसिडेंट ऑन सच अ पोलराइजर या पोलरॉइड, देन द लाइट वेव विल गेट लीनियरली पोलराइज, लीनियरली मतलब एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में, विद द इलेक्ट्रिक वेक्टर ऑसिलेटिंग अलोंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अलाइंड मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल अलाइंड है इसमें, ठीक है, जो एब्जॉर्ब करने के लिए उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो भी वेव होगी उसको पास करने देगा, उसके अलावा जितने भी वेव होंगे उन सबको क्या कर लेगा, वो एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी उसको अपन क्या बोलेंगे, जिस एक्सिस से पास हो सकती है हमारी वेव, या उस एक्सिस में जो जो मटेरियल है, जो जो वेव है वो पास होगी, उसको बोला जाता है पास एक्सिस ऑफ द पोलरॉइड, ठीक है। देख लो यहाँ पे, और लाइट थी, अनपोलराइज लाइट थी, यहाँ से आई, ये पोलराइजर था वर्टिकल वाला, ठीक है। तो इसमें क्या वर्टिकल एक्सिस जो है वो मेरा पोलराइजर है, तो वर्टिकल वाले को सबको पास कर दिया, लेकिन बाकी जितने भी थे उन सबको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी देख लो, ऐसे ही था, ये पोलराइजर था, इसमें इसका पास एक्सिस ये वाला है, ठीक है। सो ऐसे वाले को सबको पास कर दिया, लेकिन इसके अलावा जितने भी थे ना, ये जिस भी डायरेक्शन में जा रही थी उस सबको एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। नाउ अगर मेरा ये पहला पोलराइजर और दूसरा पोलराइजर है, ठीक है, अगर उनके जो पास एक्सिस के बीच में जो एंगल क्या है, थीटा है, दोनों के पास का जो एक्सिस है, जैसे इसका पास एक्सिस ये है, इसका पास एक्सिस ये है, तो इन दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा है। तो फाइनल इंटेंसिटी कितना निकलेगा वो मेरे को निकालना है, तो कैसे निकालना,
आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। इससे निकलता है फाइनल इंटेंसिटी, मतलब यहाँ से लाइट आई, इससे पास हुई तो कुछ इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी इसकी, हाफ हो जाएगी आइडियली देखा जाए तो, ठीक है। कुछ कुछ एब्जॉर्ब होगा तो इंटेंसिटी उसकी हाफ हो जाती है। लेकिन अगर किसी थीटा डिग्री पे है एक और पोलराइजर लगा हुआ, अगर एकदम ये 90 डिग्री पे लगा हुआ है, ठीक है, इससे तब तो क्या होगा, इंटेंसिटी जीरो होगी, नो लाइट। ये देखो 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे नो लाइट। लेकिन अगर किसी थीटा पे लगा हुआ है, तो थीटा पे लगा हुआ तो अपन ना जो इंटेंसिटी निकलेगा वो किससे निकलेगा, आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। इसको बोलते हैं मलूस लॉ। कौन सा लॉ बोलता है, मलूस लॉ। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन वैसे तो अभी तक आया, मतलब आया नहीं है, पर आ तो सकता ही है, अच्छा टॉपिक है। तो आपको बोला जाए कि व्हाट इज़ पोलराइजर, और इसके बारे में एक्सप्लेन करो थोड़ा, 2-3 मार्क्स का या 5 मार्क्स का भी क्वेश्चन आए तो आप पोलराइजेशन की डेफिनेशन बता सकते हो कि पोलराइजेशन मतलब होता है कि किसी भी एक एक्सिस को जो पास करने जो देता है पोलराइड लगा के, तो बता देना कि इसमें पोलराइड में एब्जॉर्बिंग मटेरियल होता है जो सारे डायरेक्शन को जो है वो एब्जॉर्ब करता है, और किसी एक कंपोनेंट को जो है वो पास करने देता है, उसको पोलराइजर बोलते हैं, और इस फेनोमेना को पोलराइजेशन बोलते हैं। एंड उसके बाद में आप दिखा देना कि भाई आपका क्या बोलते हैं, ये पोलराइजेशन का जैसे डेफिनेशन बोलना है तो लाइट वेव इन विच वाइब्रेशन अकर इन अ सिंगल प्लेन, एक ही प्लेन में जो है वो, एक ही प्लेन में क्या होगा, वाइब्रेशन अकर हो रहे हैं, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन। फिर आपको 1-2 डायग्राम बनाना है तो बना देना, फिर बोलना कि भाई ये पहले जो अनपोलराइज लाइट होती है उसके बाद में पोलराइजर लगाते हैं, तो इसका जो पास एक्सिस होता है, जिस एक्सिस से ये पास मतलब लाइट को पास करता है, बाकी सबको एब्जॉर्व करता है, उसके अलावा तो वहाँ से लाइट निकल जाती है और उसकी जो इंटेंसिटी होती है वो 1/2 हो जाती है, ठीक है। उसके बाद में अगर आप इसका पूरा 90 डिग्री पे एक जो लगाते हो पोलराइजर इसके अगेंस्ट में पहले वाले के, तो आपको जो लाइट मिलेगी वो कुछ भी नहीं होगी, मतलब नो लाइट, कुछ भी लाइट पास नहीं होगी, सारी की सारी एब्जॉर्व हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसको किसी थीटा डिग्री पे अलाइन करते हो पहले वाले के कंपैरिजन में, ठीक है, किसी थीटा डिग्री पे करते हो तो आपकी जो इंटेंसिटी हो जाएगी आई इक्वल टू आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, इसको बोला जाता है मलूज लॉ। तो ये सब थोड़ा थोड़ा लिख के आप पूरा अच्छे से इसको कर सकते हो। तो बस इसमें वही किया हुआ है, मतलब ये तो थोड़ा ऐसे ही है कि भाई ये पहला में से है, अगर सीधा डायरेक्शन में गुजारते हो पास एक्सिस से और आप तो आपकी लाइट सीधी चल जाएगी। लेकिन अगर आप किसी एंगल पर इसको घुमाते हो, ठीक है, सो घुमाओगे तो आपका ये वाला इफेक्ट देखने को मिलेगा, मलूस लॉ वाला, ठीक है। ये भी एनसीईआरटी में है। आई इक्वल कॉस इक्वल थीटा, आई इज द इंटेंसिटी ऑफ पोलराइज्ड लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू P1 इज नोन एज मलूस लॉ, ठीक है। सो दिस इज इट। Intensity coming out of the single polaroid is half the intensity इंसिडेंट इंटेंसिटी। तो जो पहली इंटेंसिटी, जो इनिशियल इंटेंसिटी होती है वो आई नॉट है सपोज, तो पहले पोलराइड से गुजारेंगे तो इंटेंसिटी कितनी मिलेगी, आई नॉट बाय 2। बाय पुटिंग सेकेंड पोलराइज द इंटेंसिटी कैन बी फर्दर कंट्रोल टू 50% और टू 0, ठीक है। अगर आप आगे और पोलराइजर्स लगाते हो तो उससे आप इसके बीच में कुछ भी कर सकते हो। भाई 50% तो ऑलरेडी यहाँ पे हो चुकी है, अब इसके बाद फाइनल आप क्या कर सकते हो, इसको 0 भी कर सकते हो पूरा ऐसे अल्टरनेट करके 90 डिग्री करके, या फिर कुछ 0 से 50 डिग्री के 50% के बीच में कुछ भी कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन द थीटा, ठीक है। फर्दर कंट्रोल टू एक्सिस, तो ये भी आप आराम से लिख सकते हो। पोलराइड कैन बी यूज टू कंट्रोल द इंटेंसिटी इन सन ग्लासेज, विंडो पेन्स एंड पोलराइड आर ऑल्सो यूज इन फोटोग्राफिक कैमराज एंड 3D मूवीज कैमराज, ठीक है। तो थैंक यू।